फ्यूचर्स इज़ अ बेटर इंस्ट्रूमेंट क्लास टू ट्रेड। किसी भी प्लेटफॉर्म में 50 लाख का ऑप्शन बाय कीजिए और 50 लाख का ऑप्शन सेल कीजिए और उसमें आप चार्जेस देखिए, आपको दिख जाएगा इट विल रेंज बिटवीन 10 to 15,000। एंड सेम चीज़ आप फ्यूचर में कीजिए, 50 लाख रुपीज़ का फ्यूचर बाय करके 50 लाख रुपये का फ्यूचर सामने सेल कीजिए और आप कॉस्ट देखिए, इट विल कम डाउन टू 1000 रुपीज़। 1 करोड़ के बाइंग सेलिंग में अगर वो पोजीशन 1000-1500 रुपये भी मेरे फेवर में चलता है, आई एम ऑलरेडी इन द मनी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। Hello everyone, today we are with Mr. Sahil Rohmitra. Sahil is a professional trader who has an experience of 18 years. He was a maths teacher and a full-time chess enthusiast as well. Yes. So I am sure you have got a lot of learning from chess in your trading and markets. So Sahil, welcome to Dhan. Thank you. Okay. Uh, we want to understand who is Sahil. साहिल मार्केट में कैसे आए हैं, साहिल किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, कौन से एसेट क्लास को वो चूज़ करते हैं और क्यों चूज़ करते हैं, कैन वी? मैं मार्केट्स में 2015 में आया विद अ सिंगल पर्पस, एडिशनल इनकम सोर्स क्रिएट करना है। एडिशनल इनकम सोर्स क्रिएट करना ये थॉट काफ़ी पहले से था, कहीं उस पर काफ़ी सोच विचार के बाद, अपने जॉब के और लाइफ के कंस्ट्रेंट्स को समझने के बाद आई रियलाइज्ड दैट द सेफेस्ट प्लेस टू टेक रिस्क इज़ द मार्केट। मतलब अपना एक छोटा बिजनेस सेट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंडेवर है और उसको 6 डेज़ वर्क वीक के साथ मैनेज कर पाना और भी टफ़ है। तो मार्केट कन्वीनियंट था, बैरियर टू एंट्री बहुत लो था, उसमें उसके बारे में फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा था। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड द मार्केट्स विद अ क्लियर ऑब्जेक्टिव कि आई नीड टू क्रिएट एन एडिशनल इनकम सोर्स। एंड ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका कैपिटल काफ़ी कम होता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर, मार्केट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर इतना हाई अभी तक नहीं होता है। तो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को आप लिमिटेड कैपिटल में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो लिमिटेड कैपिटल आपके ट्रेडिंग टाइम फ्रेम्स, आपके ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स को गवर्न करता है। तो उस समय के कैपिटल के हिसाब से आई वाज डे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग। आई स्टार्टेड ऑफ विद इंडेक्स ऑप्शंस एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड ट्रेडिंग फ्यूचर्स इन कमोडिटीज़, करेंसीज, NSE FO सेगमेंट। सिंपल स्टॉप एंड रिवर्स प्रैक्टिस करता था। 2015 में आई वाज ट्रेडिंग ऑप्शंस, 2015-16 में आई वाज ट्रेडिंग ऑप्शंस। 16 में तो we just started with Bank Nifty weekly. Yes, I was trading monthly options even then. 2017 तक I moved into futures. I started off with Nifty, crude oil, gold mini and USD INR. 2017 से लेके 2019-20 तक till before the COVID I was exclusively trading these futures. फिर कोविड में विंडफॉल गेन के बाद आई स्टार्टेड ट्रेडिंग स्टॉक फ्यूचर्स एंड नाउ आई एम मोस्टली ट्रेडिंग स्टॉक फ्यूचर्स, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स हैज़ 180 प्लस कंपोनेंट्स, इट हैज़ अ स्लाइटली हायर वॉलेटिलिटी, उसके टाइमिंग्स भी कमोडिटीज़ के कंपैरेटिव में थोड़े ईजी हैं करना। एंड आज की डेट में मार्जिन्स एज सच मेरे लिए कंस्ट्रेंट नहीं है। मार्जिन को इफेक्टिवली डिप्लॉय करना मेरे लिए एक चैलेंज है, जो मुझे लगता है कि in the NSE FO segment I get sufficient play. So basically आप बहुत पके हुए चावल हैं। हम बोल सकते हैं कि आप जब से मार्केट में हैं तब से गंगा में बहुत पानी बह चुका है। आप जब से हैं तब से बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी स्टार्ट भी हुई और अब बंद भी हो गई है। तो आपने सब कुछ देख लिया है बेसिकली। आप मार्केट के बीच में पितामह बन गए। ठीक है। तो सर आप बात कर रहे थे फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में कि फ्यूचर्स राइट नाउ आपका एक फेवरेट इंस्ट्रूमेंट क्लास है ट्रेडिंग के लिए। एंड लाइक व्हेन आई आल्सो सी और आई कंपेयर फ्यूचर्स विद ऑप्शंस ट्रेडिंग, आई आल्सो फील कि यार फ्यूचर्स बेटर है। व्हाई? बिकॉज क्योंकि फ्यूचर्स में रिस्क सिर्फ एक फैक्टर पे, दैट इज़ प्राइस। इफ़ यू आर लॉन्ग, प्राइस ऊपर गया तो यू आर गोइंग टू मेक मनी, प्राइस नीचे गया तो यू आर गोइंग टू लूज मनी, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शंस, देयर इज ऑफ कोर्स प्राइस एज अ फैक्टर, रिस्क फैक्टर, बट देयर इज ऑल्सो टाइम। आप बोल सकते हैं फ्यूचर्स भी तो एक्सपायर होने वाले हैं। यस, फ्यूचर्स भी एक्सपायर होने वाले हैं, लेकिन उसका एक अगला कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसे ही हम कई बार कैलेंडर कह देते हैं। ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, देयर इज़ अ बिग फैक्टर जिसे काफ़ी लोग अपने फेवर में प्ले आउट भी करते हैं ऑप्शंस में, जिसे हम डिके कहते हैं या थीटा बोलते हैं, जो कि फ्यूचर्स में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड दैट इज़ वाई फ्यूचर्स बिकम लेस रिस्कियर, ईजी टू अंडरस्टैंड
लेस कॉम्प्लेक्स एंड आई थिंक सिंपलर टू ट्रेड. सो इन सब रीजंस के अलावा और क्या कारण है कि फ्यूचर्स इज अ बेटर इंस्ट्रूमेंट क्लास टू ट्रेड और समवन शुड लुक इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग फॉर फ्यूचर्स? ऑफ कोर्स देयर इज अ हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट, बट आई एम श्योर जहाँ पे आप पैसा लगाएंगे तभी तो ज़्यादा पैसा बनेगा. इन एडिशन टू द पॉइंट्स जो आपने मेंशन किया है, सिंपली पुट ऑप्शन ट्रेडिंग इज 10x मोर एक्सपेंसिव देन फ्यूचर्स. 1 करोड़ रुपए का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय एंड सेल करने पे, इवन विद इंक्रीज एसटीटी एट द करंट 0.20 ब्रोकरेज स्लैब्स, मुझे अराउंड 1100 से 1200 रुपये का खर्चा आता है. वेयर एज सेम चीज़ को ऑप्शन पे एग्जीक्यूट करने पे आपको 12 से 13 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा. यस, सो बेसिकली एलैबोरेट करने का पॉइंट ये है कि वी आर लुकिंग एट कॉस्ट एंड द रीज़न फॉर चेंज इन प्राइस, यानी कि डेल्टा. ठीक है, अभी जो कॉस्ट है इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं. आप एक किसी भी प्लेटफॉर्म में आप 50 लाख का ऑप्शन बाय कीजिए और 50 लाख का ऑप्शन सेल कीजिए और उसमें आप चार्जेस देखिए, जो भी ब्रेकडाउन है सारे कंपोनेंट्स का आपको दिख जाएगा. इट विल रेंज बिटवीन 10 to 15,000. एंड सेम चीज़ आप फ्यूचर में कीजिए. 50 लाख रुपीज़ का फ्यूचर बाय करके 50 लाख रुपये का फ्यूचर सामने सेल कीजिए और आप कॉस्ट देखिए, इट विल कम डाउन टू 1000 रुपीज़. इन अदर वर्ड्स कि 1 करोड़ के बाइंग सेलिंग में अगर वो पोजीशन 1000-1500 रुपये भी मेरे फेवर में चलता है, आई एम ऑलरेडी इन द मनी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट. वेयर एज ऑप्शन में मुझे वो 15,000 रुपये तक चाहिए. दैट इज़ वन. और जब मैं इसको एज अ बिजनेस, एज एन एवरीडे एक्टिविटी करने वाला हूँ, तो 10x प्राइस डिफरेंशियल इज सिंपली टू मच ऑफ एन एक्सपेंस फॉर द लेसर मार्जिन. दूसरा, फ्यूचर का जैसे आपने बोला कि 99.5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज इंट्रिंसिक वैल्यू, वेयर एज ऑप्शन में 99 या 90% ऑफ ऑप्शंस वुड नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी जैसे नवंबर एंड में हैं, अगर हम लेट्स से निफ्टी 24,500 पे है, अगर मैं 24,500 का दिसंबर का कॉल देखूंगा, उसका कोई वैल्यू होगा 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, उसको जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं. लेट्स मेक एन हाइपोथेसिस कि द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन इज़ कि मैं जब एक परचेज करता हूँ वो चीज़ बस भागती रहती है टिल एक्सपायरी. तो लेट्स अज्यूम ये होने वाला है. तो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट राइज करेगा, तो मैं 24,500 का कॉल लूँगा, उसमें 200-300 रुपये का प्रीमियम दूंगा और हो सकता है कोई और 24,500 का फ्यूचर लेगा. दोनों का लॉन्ग एक्सपेक्टेशन है मार्केट में. अब इशू कहाँ आ जाता है कि व्हेन वी होल्ड इट टिल एक्सपायरी, 24,500 का कॉल जिसका प्रीमियम 300 पॉइंट था, हमें 24,800 में ब्रेक इवन मिलता है. यानी कि वी गेव अवे 300 पॉइंट्स ऑफ द मूव ऑन द इंडेक्स. वेयर एज फ्यूचर में 50 रुपये का प्रीमियम होगा, जो कि एक महीने में मार्केट कैच कर लेता है. And consequently, for the same move, for the exact same move, a future trader is earning more than an option buyer, forcing a person जिसके लिए margin constraint नहीं है to move into futures. जैसा मैंने आपको बताया 2015 से 17 तक I was trading options largely because capital constraints थे. But जब capital constraints कम होना start हो गए, तो then capital को effectively deploy करने का challenge start हुआ, तो then फ्यूचर्स बिकेम द प्रेफर्ड चॉइस. ऑप्शन राइटिंग और फ्यूचर्स का मार्जिन रिक्वायर्ड सेम है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैं एक ऐसे रिलेशन में जा रहा हूँ जहाँ पे इनफाइनाइट लॉस थियोरेटिकली विद वेरी लिमिटेड गेन ऑन द अपसाइड, एंड जस्ट फॉर एन इंक्रीज इन एक्यूरेसी आई डोंट सी दैट एज अ सफिशिएंट कॉम्पेंसेशन टू गेट इन टू द प्रोसेस ऑफ ऑप्शन राइटिंग. सो देयरफॉर आई डोंट राइट ऑप्शंस. आई वुड like to buy options, but it is simply too expensive from the exchange. If the option and the future are costing the exact same amount, then there is limited to no reason to trade futures. और इसी पे ही थोड़ा और मैं पॉइंट ऐड करता हूँ. एक ट्रेडर एक इंस्ट्रूमेंट अपने ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सिलेक्ट करता है. जिस ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव डेल्टा कैप्चर करना है वो फ्यूचर सिलेक्ट करेगा. जिस ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव अल्फा कैप्चर करना है वो इक्विटी करेगा. जिस ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव गैमा कैप्चर करना है वो ऑप्शन बाय करेगा. जिस ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव थीटा कैप्चर करना है वो ऑप्शन राइट करेगा. इन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? अगर अज्यूम करें कि आपका अगले 5 साल का इनकम इस एक ग्रीक से आ रहा है, तो उस इनकम का एक
इक्विटी कर्व होता है उस इनकम का, अल्फा का अपना एक कर्व है, डेल्टा का अपना एक कर्व है, गैमा का अपना ही एक कर्व है। ये जितने इक्वेशंस फॉर्म हो रहे हैं तभी एक कर्व बन रहा है, उसका एक साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल इम्पैक्ट होता है ट्रेडर पे। एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट व्हेन आई एम फोकस्ड ऑन कैप्चरिंग डेल्टा, आई एम इन द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। आई रिटेन द पोटेंशियल ऑफ मेकिंग मनी, आई हैव some odds in my favor, I'm deploying my capital effectively well in a contract जिसका 99.5% intrinsic value है। There are exchanges which are guaranteeing settlement of that particular contract. I'm immune from random spikes because of so much of weightage. There are simply too many benefits और एक higher capital पे ये बहुत ही ज़्यादा edge play out करता है। तो एक ट्रेडर जब अपना जर्नी 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से करोड़ और करोड़ से 10 करोड़ करेगा, आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट कि वो हर एक एसेट क्लास के चैलेंजेस भी एक्सपीरियंस करेगा एंड वो चैलेंजेस के बेसिस पे वो अपना प्रेफर्ड एसेट क्लास चूज़ करेगा। सो देयरफॉर फ्यूचर्स इज़ माय प्रेफर्ड एसेट क्लास एज कम्पेयर टू ऑप्शंस। And why stock futures over cash stocks is because you get Leverage. in futures. You get leverage in futures, you can play on the short side, You can play on the विच इज़ अ ह्यूज एडवांटेज, क्योंकि अगर मैं प्योर इक्विटी में रहूँगा, इट विल, अगर हम बैक टेस्ट करें अपना डेटा और यूएस का डेटा, तो इट इज़ वेरी इजी टू मेक अ प्रोजेक्शन। 10%, 12%, 15% CAGR रिटर्न होता है, क्योंकि उस प्रोजेक्शन बनाने में आप ना ही इन्फ्लेशन फैक्टर कर रहे हैं, ना ही करेंसी डिवैल्यूएशन फैक्टर कर रहे हैं, आप कुछ फैक्टर नहीं कर रहे हैं, प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट फैक्टर नहीं कर रहे हैं, और उसको ग्लोबली आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं। So 15% on paper looks very good, but when I look at other economies, Japan 1990 से लेके अभी तक का, उसने 1990 का हाई शायद अभी रिसेंटली ब्रेक किया आफ्टर 30 odd years। फ्रांस 2007 का हाई अभी ब्रेक किया है। ब्रिटेन सेम थिंग, अभी उधर भी इन्फ्लेशन हो रहा है, उनकी भी करेंसीज डीवैल्यू हो रही हैं, बट फिर भी उनको 15, 20, 30 साल लग रहे हैं अपना ही प्रीवियस हाई तोड़ने के लिए। तो जब मैं ग्लोबल इकोनॉमीज़ के साथ कंपेयर करता हूँ और मैं इन टोटो व्यू लेता हूँ, तो आई फील दैट हैविंग दी स्किल सेट और डेवलपिंग दी स्किल सेट टू शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट्स इज़ अ वेरी एसेंशियल वन इफ़ यू वांट टू हैव एन एज इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि मार्केट बहुत देर तक शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बीच बीच में देता है, जैसे हमने इस बार भी देखा है और आगे भी कई बार देखेंगे। Even if the trend is up, there is still play on the downside, जो मुझे futures allow करता है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, आपने अभी तक जो भी बोला है। द बिग शॉट देखी आपने? हाँ बिल्कुल, 2008 हाँ। उसमें he was able to make good money, I think जो कैरेक्टर इनका था क्रिश्चियन बेल का, if I'm not wrong, because he was able to short that swaps, Correct. and वो एक exotic instrument उसने उस इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ बनाया था। Correct. तो आई थिंक यू आर टॉकिंग इन दैट टर्म्स ओनली कि यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक शॉर्ट्स, बिकॉज आपको फ्यूचर्स में वो शॉर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। Correct. करेक्ट, आपको दोनों साइड प्ले अराउंड करने का ऑप्शन मिल रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी है। Yes, because at this stage in my life I'm working hard. मैं चार्ट्स को बहुत फ्रीक्वेंटली स्टडी कर रहा हूँ। मे बी एट अ स्टेज इन लाइफ व्हेन आई एम नॉट विलिंग टू वर्क दैट हार्ड, तो मैं एक लॉन्ग डायरेक्शनल बायस लेके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करूँगा। जब तक मैं हार्ड वर्क करने को तैयार हूँ और मैं उनको छोटे टाइम फ्रेम्स में भी स्टडी करने को तैयार हूँ, तो छोटे टाइम फ्रेम्स में कई बार आपको डाउन ट्रेंड और रेंजिंग सिक्योरिटीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, बेशक उनका स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। सो इन्वेस्टमेंट के लिए स्मॉल करेक्शंस या नॉइज बोल सकते हैं उसको, फॉर अगर हम उसको थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें। हाँ, और अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में। यस, एंड दैट इज वेयर यू क्रिएट अल्फास। हाँ, यस, दैट एज बिकम्स अ ह्यूज डिफरेंशियल। इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल कि मैं 3 करोड़ का कैश लेके बैठा हूँ लॉन्ग टर्म होल्डिंग में, एंड मैंने 1.5 करोड़ के फ्यूचर सेल की। इट इज़, आपको सिर्फ शायद 1.5 करोड़ का फ्यूचर सेल दिख रहा होगा, बट आपको नहीं पता कि ये बंदा एक्चुअली अपनी इक्विटी को हेज कर रहा है। Yes, मैं वही बता रहा था, this is hedging. Hedging, you're basically, it gives you that if you are willing to work hard, it is giving you a lot of opportunities to cut down on your downside risk, and एक बार आपका downside risk कट डाउन होता है तो आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज़्यादा होता है, विच इज़ द की ऑब्जेक्टिव। मैक्सिमाइजिंग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इज़ द की ऑब्जेक्टिव। इससे पहले you were comparing different countries, Japan,
US is also one. China is there, really good. I don't know if we should call China advanced economy or emerging economy now, but I think it's still चाइना इज़ विलिंग टू कॉल इट सेल्फ डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी का टैग लगने पे यू गेट सर्टेन बेनिफिट्स. yeah. The world is trying to call China an advanced economy so that they don't get those benefits. But in my opinion, any economy which has a GDP per capita greater than 10,000 USD, and particularly on a base of population that China has, it should be considered as a seriously advanced economy. Seriously advanced. Yes, क्योंकि चाइना का देखिए, चाइना का 94% of its population rests on the east of China, which is actually the mainland China. बाकी का तो they have captured. And in the process what they have got is huge resources which is artificially like अगर हम तिब्बत को भी चाइनीज़ में गिनेंगे तो obviously that is temporarily lowering their GDP per capita, but that's not reflecting the reality of mainland China. Shanghai or mainland China could be at par with many developed economies in the Beijing etc. could be at par with many developed economies. So it is the infrastructure speaks for itself, the consumption speaks for itself. So it is, in my opinion, a very advanced economy. Yes. So I think the terminology right now IMF and World Bank uses, I think from last 5-6 years, is like advanced economy and emerging economy. Yes. So like there's France, Japan, England, USA, all these are advanced economy. As per you want to call China also advanced economy. India, Brazil, South Africa, Russia, Turkey, all these are Developing economies. Yeah. emerging economies. So, Abhi, what parallel you were trying to build before in your conversation in the previous answer, you were saying कि just उन्होंने 2007 या जापान ने अपने पिछले 30 साल का हाई इक्विटी मार्केट्स में अभी ब्रेकआउट किया. Correct. But we can see emerging market, particularly India and China also, like before 2015-16 तक तो good ही कर रहा था, was making their equities में बहुत ज़्यादा उछाल था और अपने हाईस पे हाईस बना रहे थे. In fact, in terms of currency भी आप देखो, करेंसी पे आई वांट टू कम ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन आल्सो बाद में, लेकिन ऐसा क्या हो रहा था और क्या हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा इस लाइव पिक्चर पे आप थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि ये कंट्रीज जिन्हें हम एडवांस इकोनॉमीज बोलते हैं वहाँ पे इक्विटीज़ रिटर्न नहीं दे रही हैं और इमर्जिंग कंट्रीज़ की इक्विटीज़ रिटर्न दे रही हैं. क्या यही कारण है कि FIIs का पैसा, फॉरेन से पैसा इंडियन मार्केट्स में या इस तरह की इमर्जिंग इकोनॉमीज में एंटर होता है, आता है और यहाँ पे पैसे लगा के अपने रिटर्न्स बढ़ाने की कोशिश करता है? आप मुझे इसके बारे में ही बताइए. साथ में आप ये भी बताइए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इस तरह के दो वर्ड भी काफ़ी सुनने को मिलते हैं. जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन एक 5-6% की इन्फ्लेशन को नॉर्मल माना जाता है. Correct. 4% का तो आई थिंक एक स्टैंडर्ड एनपीसी का टारगेट भी है. 5-6 पे भी रहता है तब ठीक ही है. 7-8 पे आके थोड़ा सा हल्ला होना चालू होता है. बाकी हमने 2011-12 में तो 12-13% ही देखा है. और ऑन द कॉन्ट्ररी मैं अभी कोविड के बाद यूएस में देख रहा था, यूएस में 2-3-4% की इन्फ्लेशन पे बहुत हल्ला हो रहा था. Correct. तो आप थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे आप कि ये इमर्जिंग इकोनॉमी, एडवांस इकोनॉमी के मार्केट्स में इतना डिफरेंस क्यों है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किस तरह की चीज़ें हैं, हाउ दे प्ले आउट. सो फर्स्ट पार्ट के लिए इमर्जिंग इकोनॉमीज़ एंड एडवांस इकोनॉमीज़ में ही डिफरेंस नहीं है, इवन विद इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ भी बहुत डिफरेंस है. ओके. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के क्लस्टर में टर्की, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडिया, साउथ अफ्रीका इनको करता हूँ, तो विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया ऑल 3 इकोनॉमीज़ हैव फेल्ड. ओके. ये तीनों इकोनॉमीज़ फेल हुई. व्हेन यू से फेल, व्हाट डू यू मीन बाय फेल आई मीन फेलियर ऑफ एन इकोनॉमी को अगर आपको ट्रैक करना है, यू जस्ट हैव टू लुक एट देयर करेंसी एक्सचेंज. ओके. ठीक है. दैट इज विद रिस्पेक्ट टू यूएसडी. Yes, you can check it with any major relatively stable currency in the world, USD being one of them, Swiss franc, Japanese yen, British pound, euro could be another that you could include. Of course, there are other majors also which are Australian dollar, New Zealand dollar and Canadian dollar. But let's just talk it in terms of USD, euro to some extent. Now, so ये तीनों economies have completely collapsed. अगर हम अर्जेंटीना को देखेंगे, they have voted for one of the most right-wing politicians in the world. एंड अगर आप वो कैंपेन देखेंगे तो हिज कैंपेन इज बेस्ड ऑन शटिंग डाउन सर्टेन मिनिस्ट्रीज टू कट डाउन सर्टेन वेलफेयर. अगर हम और उसके करेंसी वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट इट, इट इज़ नो लॉन्गर अ करेंसी. टर्की को अगर हम देखेंगे, आई रिमेंबर इन 2000 आई थिंक
The Turkish currency was really strong. Today it has absolutely no value. The Turkish lira has absolutely plummeted. So emerging economies में भी बहुत difference है. I would not say that all emerging economies are giving superior returns. I think India truly stands out as an exception in that regard in the current scheme of things. अभी आपका दूसरा एस्पेक्ट है क्वेश्चन का रिगार्डिंग इन्फ्लेशन कि हम लोग इन्फ्लेशन में कुछ सर्टेन हमारा थ्रेशोल्ड पेन थ्रेशोल्ड से 7% का है, यूएस का पेन थ्रेशोल्ड से 2% का है. इन्फ्लेशन इज़ बोथ अ गुड एंड अ बैड थिंग. व्हाट इज़ माई पॉइंट? Why the inflation is there is the greater concern rather than the inflation number itself. If the inflation is happening because of increased supply and demand, it might just be one of the best things for an economy. But if the inflation is happening due to shortage of supply, it is very bad for an economy. Now, what had happened in this Russia-Ukraine war, the inflation has been artificially induced by creating an artificial shortage of essential energy based commodities. So that happened because of sanctions on Russia, and it further inflation had artificial shortage for agri commodities like wheat etc, which happened because of Ukraine, food essentials, because which happened with Ukraine. So now the also we must understand that these countries US, UK, Canada etc, they are essentially welfare states. Yes. ठीक है. So when they have to pay bills, they are making certain hypotheses on what the bills are going to be. When these artificial shocks in supply happen, that truly disrupts of what they have to distribute आगे. So in my opinion, it is more the reason for the inflation than the actual inflation number itself, which causes a greater concern in general. And then obviously inflation is like friction. There are various reasons, other theoretical reasons कि क्यों एक certain economy का inflation ये value पे ठीक है और एक economy का inflation इस value पे ठीक है. It is pegged to your prevalent interest rate. It is pegged to the rate at which your currency is devaluing. ये भी आपका inflation govern करेगा. In fact, or it's the other way around. Your currency is devaluing at a certain rate of inflation. So ये दोनों factors करेंगे. Deflation क्या होता है? Deflation means आपका inflation drop हो गया. अब inflation drop होने के दो कारण हैं. या तो देर इज ओवर सप्लाई या देर इज लैक ऑफ डिमांड. नाउ वाई दिस इज कंसर्निंग इज बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटायर इकोनॉमी. सो इंटायर इकोनॉमी एज अ होल इज प्रोड्यूसिंग मोर देन इट कैन कंज्यूम. That's not very good, which means that resources are going in a direction which is not required. So that's bad. And they are not able to sell it. And then they are not able to sell it. So that's a big problem. The economy as a whole is not willing to demand something. That's also not good, which means people are not willing to spend. So this is one of the reasons. So inflation is an essential prerequisite to growth. Without it, you don't grow. But beyond a certain stage, the growth is inflated on numbers. For example, जिन countries का inflation 30, 40, 50% है, उनका growth rate 20% दिख जाएगा, 15% दिख जाएगा. Angola का growth rate 100% भी होगा. But फिर उनका inflation इतना high है. So that's why we don't take them seriously. नहीं, we take them seriously, but okay, we might. Point being that when we are talking growth rates, we have to be very specific. Growth rate in which currency? अभी जिम्बाब्वे का ग्रोथ रेट काफ़ी हाई होगा, बट जिम्बाब्वे डॉलर का वैल्यू नहीं है, तो जिम्बाब्वे डॉलर में ग्रोथ रेट कैप्चर करने का कोई पॉइंट नहीं है. अगर आप पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट देखेंगे, इट इज़ क्रिएटिंग न्यू हाइज, बट करेंसी उसका डीवैल्यू हो गया 300% इन द लास्ट 5 to 10 ईयर्स. तो अगर स्टॉक मार्केट 300% नहीं उठा है, तो एसेंशियली इट हैज़ डीवैल्यूड. टू अंडरस्टैंड हाउ बैड देयर करंट करेंसी सिचुएशन इज, लास्ट टाइम इंडिया ने 300% लूज़ किया था, इट वॉज इन द ईयर 1992. एंड 1992 में वी लॉस 300%, मतलब 8 रुपये अगेंस्ट द डॉलर के से डायरेक्टली वी मूव्ड अप टू 32 रुपीज़ अगेंस्ट द सिंगल डे एडजस्टमेंट, जिसको हम आज की डेट में भी रिकग्नाइज इट एज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. इट वॉज द एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ एन इकोनॉमी. वो वाला स्टेज था जहाँ पे अगर लोगों को टीवी VCR भी लेना है, दे वुड फ्लाई टू थाईलैंड एंड गेट इट. हमारा बिजनेस ये था कि एक बंदा थाईलैंड जा रहा है, पूरे मोहल्ले के लिए टीवी ला रहा है. कस्टम वाले जो टू अ वेरी मिनिमल एक्सटेंट, विच बेसिकली गोज टू शो हाउ मच वी हैव कम अंडर कंट्रोल. क्योंकि अगर 1992 में हम 32 के हमारा वैल्यू है एंड 2022 में हमारा वैल्यू 80 है फॉर एग्जाम्पल, सो वी हैव एब्सोल्युटली लॉस्ट नथिंग कंपेयर टू द फैक्ट दैट वी लॉस्ट 300% इन लाइक 92 इटसेल्फ. सो मेरे ना यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस हैं. अभी हम जैसे करेंसी वाली जो बात कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पे पहले हमारी ऑडियंस को
एक्सप्लेन करें हाउ दिस फॉरेक्स वर्क, अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, क्या रुपया का कहते हैं कि रुपीस मजबूत हो गया, रुपीस कमज़ोर हो गया, इन शब्दों का मतलब क्या होता है। एक इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए, एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए जो ग्रो कर रही है, और अगर उसको कंपेयर किया जाए एक स्टैंडर्ड डॉलर इंडेक्स या डॉलर के साथ, वहाँ पे अप्रिशिएट होना बेटर होता है, डिप्रिशिएट होना बेटर होता है, क्या ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि ये थोड़ा डिप्रिशिएट ही होता रहेगा। और हम इस टर्म्स को समझें क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंपेयर करते हैं, बिकॉज आई रिमेंबर वेरी वेल इन 2004 रफली 45 रुपीज़ था, मतलब $1 इक्वल टू 45 रुपीज़। आज की डेट में हम 85 पे खड़े हैं। बीच में आई रिमेंबर 2014 को भी अगर मैं कंपेयर करूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज अराउंड 69 रुपीज़। 45, 69 एंड 84, ये पिछले 4, 14 एंड 24 की बात कर रहा हूँ मैं। सो एज वी आर ग्रोइंग, हम देख रहे हैं कि करेंसी हमारी डिप्रिशिएट होती जा रही है। इज इट अ बैड थिंग, इज इट अ गुड थिंग, या ये नॉर्मल थिंग है और इस तरह से ही रहेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा करेंसी डिप्रिशिएट हो ही नहीं रहा है। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, यस, तो मैंने नंबर बताया तो उसमें तो डिप्रिशिएट इट लुक्स वेरी लॉजिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा करेंसी डिप्रिशिएट ही नहीं हो रहा है। सो पहले मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। सेकेंडली, करेंसी डिप्रिशिएट तब तक होता रहेगा जब तक आप ट्रेड डेफिसिट में। दी ओनली वे टू, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि लाइक एग्जैक्टली ट्रेड डेफिसिट है क्या? ट्रेड डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक कंट्री जो वर्ल्ड को बेच रही है सामान, और वो वर्ल्ड से जो सामान ले रही है, अगर हम बाय ज़्यादा कर रहे हैं कंपेयर टू सेल, तो हम ट्रेड डेफिसिट में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, वी आर कमिंग 2 to 3%, 4% ऑफ आवर GDP इज़ अ डेफिसिट। ये कैलकुलेट किया जाता है। This trades includes both goods and services? Yes? गुड्स एंड सर्विसेज ऑल So this also includes कि TCS जो अपना सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेच रहा है वो एक्सपोर्ट में हो जाएगा। बट अगर हम लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई गोल्ड दुबई से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो इंपोर्ट में आ जाएगा, या ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली इंपोर्ट में आएगा। ऑयल को हम रिफाइन करके जब बेच रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट में आएगा, वो एक्सपोर्ट में आएगा। सो ऑयल इज गेटिंग इंपोर्टेड, रिफाइंड ऑयल इज गेटिंग एक्सपोर्टेड। ठीक है, वी कुड बी इंपोर्टिंग स्टील, बट लेट्स से डिफेंस इक्विपमेंट इज गेटिंग एक्सपोर्टेड। ठीक है, सो the organic way for a currency to appreciate is to get into trade surplus. That is the organic way. Now when I look at the trend of India, so what's the difference between say India and Pakistan? How does Pakistan make money? Okay. Pakistan makes money by outsourcing its military as an asset. Okay. तो अगर explain करिए। yes, so for example अगर US को अफगानिस्तान में कुछ करना है तो वो पाकिस्तान में एक बेस बना देगा, ठीक है। पाकिस्तान के सोल्जर्स को भेज देगा। ठीक है, सो पाकिस्तान क्या करेगा, वो अपने आर्मी, उनका मोनेटाइज्ड एसेट है इन दैट पर्टिकुलर रीजन। इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान आर्मी इज द मेजर रेवेन्यू जनरेटर इन पाकिस्तान। वेयर एज इंडिया का रेवेन्यू कैसे आ रहा है? हाँ, डिफेंस एज अ सर्विस, येस, मर्सनरीज एज अ सर्विस, ट्रेन मिलिशिया एज अ सर्विस, ये उनका है। वेयर एज इंडिया का क्या है? इंडिया का मे बी से IT है, इंडिया का परहैप्स फार्मा है, इंडिया का मे बी बॉलीवुड है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो मे बी इंडिया इज़ नाउ वेंचरिंग आउट इनटू डिफेंस एक्सपोर्ट्स। ये रिसेंट हुआ है, फर्स्ट टाइम वी आर एक्सपोर्टिंग डिफेंस प्रोडक्ट्स, जैसे ऑयल, रिफाइंड ऑयल को एक्सपोर्ट करना इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग। सो एसेंशियली क्या हो रहा है कि हमारे रेवेन्यू बास्केट्स इंक्रीज हो रहे हैं, वेयर एज हमारे डेफिसिट बास्केट्स अनचेंज रहे हैं। एंड रीसेंट एफर्ट्स हैव बीन मेड, फॉर एग्जाम्पल सवरेन गोल्ड बॉन्ड का लॉन्च करना, गोल्ड से ड्यूटी हटा, दीज अटेम्प्ट्स आर मेड टू रिड्यूस दीज डेफिसिट बास्केट, इम्पोर्ट बिल्स को कम करना। These are structural level changes which is going to take maybe a decade to come into full play. इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारा करेंसी स्ट्रेंथन होना स्टार्ट होता है। एंड अब मैं आपके पहले पॉइंट पे आऊँगा कि हमारा करेंसी डेप्रिशिएट हो ही नहीं रहा है। सो व्हाट इज़ माई आर्ग्यूमेंट इन दिस? फॉर एग्जाम्पल 2012 में 1 British pound was 110 rupees. Today it is 110 rupees. 2012 में 1 euro was 95 rupees, 96 rupees. Today is the same value. ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, स्वीडिश क्रोन, सेम वैल्यू, सिमिलर रेंज, वेरी सेम वैल्यू। ठीक है, सिर्फ डॉलर। नो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। 2012 में द इंटरेस्ट रेट इन द US मार्केट वाज एट 0%। तो अगर वो चल रहा था उनका इफेक्ट टेकिंग एंड ये सब चल रहा हाँ, दे बेसिकली they are encouraging you to take money and allocate it directly into the market. आपको, मेरे को अगर कल को कोई बंदा बोल दे ये लो पैसा 0% इंटरेस्ट पे, तो
मैं जैसे मार्केट में पैसा डाल रहा हूँ तो मैं लेके 0% में डाल दूंगा मार्केट में। अगर आप मेरे से ले ही नहीं रहे हो ब्याज तो कोई भी लेगा वो। तो ऑब्वियसली उससे क्या होता है, उससे आर्टिफिशियली पीपल डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन द यूएस बॉन्ड मार्केट बिकॉज वहाँ इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपको। सो उसके कारण डॉलर फ्लोज आउट ऑफ द यूएस मार्केट वर्ल्ड में गया, और वो वर्ल्ड में जा रहा है। वर्ल्ड में कहाँ जाएगा? वर्ल्ड में जहाँ पे भी बिजनेसेस अच्छा, होंगे वहाँ opportunity आएंगे, है। हाँ, ठीक है। तो जैसे इंडिया हो गया जो आपका पहला पॉइंट था emerging economy। इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में, ठीक है। बट अब क्या हो गया, अब जब रशिया यूक्रेन हुआ, जब उनको एनर्जी एंड फूड इन्फ्लेशन हिट किया, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया इन ऑर्डर टू सेव गार्ड देयर इकोनॉमी, विच इज़ लॉजिकल। बट उससे दुनिया को क्या प्रॉब्लम हुआ? नाउ लेट्स लुक एट सम कंट्री लाइक, आई डोंट नो, जस्ट नेम अ कंट्री, श्रीलंका। लेट्स से श्रीलंका हैज़ $100 billion डेट, जैसे 10 बिलियन इज अ मोर रीजनेबल, लेट्स से, बट 100 में कर रहा हूँ जस्ट टू मेक अ कंपैरिजन। अब श्रीलंका ने अगर $100 billion डेट ले रखा है एट 0% इंटरेस्ट, तो ऑल श्रीलंका हैज़ टू डू इज समहाउ गिव बैक द प्रिंसिपल, बस इतना ही उनको समहाउ करना है। फिर उन्होंने बढ़ा के अगर उसको 2% इंटरेस्ट कर दिया तो अचानक से श्रीलंका पे बर्डन आया, साल का $2 billion वहाँ पे देना है। तो वो 2 बिलियन कैसे देगा? श्रीलंकन रुपी सेल करेगा, $2 billion परचेज करेगा। अब वो 2 का 4 हो गया, 4 का 6 हो गया, 6 का 7 हो गया। अचानक से अ कंट्री लाइक श्रीलंका और एनी अदर कंट्री विच हैज़ डॉलर डिनोमिनेटेड डेट हैज़ टू पे आउट billions of dollars. And how are they going to do it? They are going to do it by selling their own currency. So consequently, with US raising interest rates, the burden of the interest rate falls on developing economies. And this is the strongest that the US can get, जो इस समय चल रहा है। This is the strongest. ये हम US का जैसे एक strength देख रहे हैं इस समय। Yes, yes। जिस भी दिन इनका इंटरेस्ट रेट जो डाउन अभी होना स्टार्ट हुआ है, बट जैसे ये 4% के नीचे डिप होना स्टार्ट हो जाएगा, आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट कि हमारे करेंसी के अगेंस्ट तो नहीं बढ़ेगा, हमारे करेंसी के अगेंस्ट नहीं, बेशक टर्किश लीरा पाकिस्तानी रुपी के अगेंस्ट फिर भी बढ़ता रहेगा, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन अगेंस्ट द इंडियन रुपी। सो वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द डॉलर एट इट्स पीक स्ट्रेंथ एट द मोमेंट, and with the exception of US dollar, UAE dirham, I do not think we have lost any significant value against any major currency in the world. In fact, the Indian rupee has appreciated against over 80% of the currencies in the world. चाहे आप टर्किश लीरा ले लो, चाहे आप ये अर्जेंटीना पेसो ले लो, आप साउथ अफ्रीकन रैंड ले लो, रशियन रूबल 17 का रेट था 92 में, आज 1:1 का रेट है। सो आई फील दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करेंसी, इट इज़ लिटरली लाइक जब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री के हिसाब से पैक करते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि अभी हम बोरीवली में, लेट अस से बोरीवली में हम फ्लैट नंबर 505 में, और इस फ्लैट का वैल्यू पहले 100 रुपये था, आज की डेट में 300 रुपये चल रहा है, तो हम बोल रहे हैं पूरा रियल एस्टेट मार्केट ही 3 गुना हो गया। ये गलत स्टेटमेंट है। देयर कुड बी अ मिलियन फ्लैट्स, एंड अनलेस वी वेट आउट अगेंस्ट ऑल ऑफ देम, we will not have what is known as an adequate or a good sample, at least a reasonable sample. What we are doing is we are seeing the Indian rupee against currencies like the Swiss franc, the Japanese yen, the US dollar, the euro, and these are developed economies. Whereas we are not developed. आप उसको, अगर आपको खुश होना है, अगर आपको really देखना है कि how we are doing relative to our peers, pick up any country where GDP per capita is less than $2,500 a year. एंड इंडियन रुपी इज एब्सोल्युटली स्मैशिंग देम, उस कैटेगरी का लीडर है वो। वी जस्ट हैव टू सी विल वी कंटिन्यू टू बी लाइक दैट व्हेन वी वन डे मे बी बिकम 5000। सो बेसिकली करेंसी का अप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन या कमज़ोर होना या बढ़ना, मजबूत होना, ये सिंपल मैं करेंसी के डिमांड और सप्लाई को समझता हूँ। यस, और वो करेंसी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। सो हाउ मच रिलेटिवली किसी कंट्री के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं और उसकी करेंसी का हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑल्दो यहाँ पे कॉमन फैक्टर डॉलर आता है, तो वो डॉलर कई बार हमें गलत नज़रिया देता है देखने का। नहीं, डॉलर के हिसाब से सही नज़रिया, हाँ, नज़रिया हमें देखना है कि इज़ डॉलर दी ओनली करेंसी अगेंस्ट विच वी वांट टू बेंचमार्क। अगर हम हमारा डिफेंस रशिया से ले रहे हैं तो देन फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस इट इज़ बेस्ट यू चेक इट विद रशिया। अगर हम फ्रांस से ले रहे हैं, इट इज़ यू हैव टू फैक्टर यूरो। एंड दैट इज़ व्हाई नाउअडेज आई हैव सीन कि इंडिया है ना काफ़ी सारी bilateral dealings कर रहा है कि we will exchange this thing in our common currencies. Yes. I will buy rupees, you will give me. This is happening with Russia. रशिया के साथ हुआ है, I remember जापान के साथ Correct. हुआ है,
आई रिमेम्बर ईरान के साथ जब हम 2018 में कुछ Oil. एनर्जी Yes. प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज कर रहे थे, तब हुआ था दे वर गिविंग अस क्रूड ऑयल, वी वर गिविंग देम द व्हीट, Correct. इस तरह से चीजें. आई थिंक द सेम वाज हैपेंड विद सऊदी अरेबिया recently, because if I'm not wrong, just have to confirm, because Saudi Arabia has been considered as a dollar economy, करेक्ट. पेट्रोडॉलर्स के कारण. correct. तो आई थिंक सऊदी अरेबिया, यूएई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनके साथ भी हुआ है. एंड दैट इज अ मेजर कंसर्न ऑफ यूएसए अगेंस्ट द ब्रिक्स नेशन, यस. इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस. करेक्ट. वो जो डॉलर का एक मोनोपोली मार्केट में है या वर्ल्ड में है, उसी के ही अगेंस्ट थोड़ा सा ब्रिक्स अपने आप को. Yes, because देखिए, अगर डॉलर इज द डोमिनेंट करेंसी इन द वर्ल्ड एंड यू एज अ कंट्री वांट टू एंगेज विद अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, you are forced to take money, loan or trade in the US dollar. The minute you start trading in the US dollar, at some point you become leveraged, which means you have borrowed the US dollar. And once you have borrowed the US dollar, you are at the whims and fancies of the central banks of the US. करेक्ट. मैं इसी में यहाँ पे आना चाहता हूँ. जब इतना सारा डॉलर है और इतना सारा डॉलर एक्सचेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द लोकल करेंसी, एंड इनफैक्ट कई बार जैसे ट्रेड, अभी हम जैसे एग्जांपल ले रहे थे, इंडिया और यूएई के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो भी हम डॉलर ही एक्सचेंज कर रहे होते हैं. तो डॉलर का सप्लाई तो एक ही एजेंसी कंट्रोल करती है, दैट इज फेड रिजर्व. Correct. सो आर दे प्रिंटिंग मोर मनी, आर दे रिलीजिंग मनी सप्लाई, या वो बढ़ाते जाते हैं विद टाइम? और अगर वो बढ़ा रहे हैं तो आई एम श्योर, जैसे आरबीआई का आई नो कि आरबीआई प्रिंट्स मोर मनी और आरबीआई अपना मनी सप्लाई बढ़ाता है, तो आरबीआई गेट्स इन डेट विद द सेंट्रल हाँ, बिल्कुल. गवर्नमेंट. तो आई एम श्योर, या सेंट्रल गवर्नमेंट्स गेट इन डेट विद ऑफ आरबीआई. RBI will print more money provided they can swap that liability of money against an asset. मतलब उनके बैलेंस शीट में प्रिंटिंग मनी इज़ द लाइबिलिटी, इट नीड्स एन इक्विवेलेंट इन द एसेट कॉलम. वहाँ पे कुछ होना चाहिए. Correct. अभी आप धन में हैं, मे भी हो सकता है 15 साल पहले आप नहीं थे. तो लेट्स पुट इट दैट वे, 15 साल में इस पूरे इकोनॉमी में एक सर्विस प्रोवाइडर इंक्रीज हुआ, तो एक सर्विस भी इंक्रीज हुआ, तो उसके लिए मनी कौन प्रिंट करेगा? इन अदर वर्ड्स वी कैन नॉट कंपेयर इट विद से 1500 सदी, क्योंकि yes there is more money under circulation but there are also more goods and services under circulation. So the objective of having fiat currencies was so that you could trade in all of them. So they are printing, but in their balance sheets they are countering it with certain asset classes, Okay. which some people will question, is this really an asset class or not? ओके. तो उसी को ही बोल रहे हैं कि यूएस हैज वेरी लार्ज डेट. हाँ, बट इट इज़ इन इट्स डेट ऑफ इट्स ओन करेंसी. आप करोड़ों रुपए के डेट में हैं, बट आपका डेट, आपका जो जिससे आपने उधारी लिया वो आपके फादर ही हैं. ओके. तो व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ? फर्क नहीं पड़ेगा. बट आपने करोड़ों रुपए का डेट ले लिया अगेंस्ट अ लोन शार्क, तो अब नाउ यू आर इन बिग ट्रबल. ही विल एक्चुअली कॉन्फिस्केट योर प्रॉपर्टी. सो नहीं, यही तो बात हम कह रहे हैं कि फिर ग्लोबल इकोनॉमी में यूएस ने क्या एक बबल तो नहीं क्रिएट करके रखा है, क्योंकि लोन देने वाला भी उसके घर का है, वही उसके पापा ही उसे लोन दे रहे हैं. बेसिकली वहाँ का स्टेट उनको उनके सिटीजन्स उनको लोन दे रहे हैं. करेक्ट. यू कैन कॉल इट सिटीजन, yeah. बट सिटीजन एक्चुअली देखा जाए तो इन प्रैक्टिकल टर्म्स इट्स देयर गवर्नमेंट. यस. वो उनको, उनके ऊपर लोन इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, एंड दैट इज हाउ दे आर स्टिल एबल टू मोनोपोलाइज द डॉलर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, राइट? The reason why dollar is so heavily prevalent is because for the longest time dollar was the only major currency which was traded, which means there are a lot of economies in the world which have dollar denominated debt. फॉर एग्जाम्पल जापान का भी डेट काफ़ी हाई लगेगा, बट वो जापानीज येन में है, इट्स नॉट इन द यूएस डॉलर. आपको इंडिया का भी डेट हाई दिख सकता है, बट वो इंडियन रुपी में, इट इज़ नॉट इन द यूएस डॉलर. वी in fact have a very small percentage of our overall debt in the US dollar. But if you compare it with certain country like Brazil, Mexico, Argentina, they have huge amounts of debt in US dollar. And when US dollar increases interest rates, their interest rate burden increases significantly. And आप एज एन इंडिविजुअल आई एम कॉन्फिडेंट, जैसे आपके काफ़ी इन्वेस्टर्स होंगे वो बोलेंगे सर मुझे 15% CAGR अगर आ जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी. एज एन इंडिविजुअल वो बोल रहा है, तो यानी कि ही विल ऑल्सो एग्री कि 15% एज एन इंडिविजुअल इज टफ. तो एक कंट्री का सोचिए, एक कंट्री के लिए 7% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट कर पाना इज एक्सेप्शनली टफ. एंड वो इट क्रिएट्स पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, it creates a huge inflation that you cannot control. Governments change हो जाती हैं,
लाइक बांग्लादेश आप देखिए, आप श्रीलंका आप देखिए, आप पाकिस्तान आप देखिए, आप वेनेजुएला हमने कुछ साल पहले देखा था, हाँ। पूरा तरीके से इट इज़ कम्प्लीटली, एंड वेनेजुएला का हिस्ट्री रहा है ऐसा। वेनेजुएला में एनीवेज you look, so what happens is that the governments change, the सोचने का तरीका, it's that much impact. The impact is not, this is when economy का impact is happening on society. economy का impact जब तक economy तक है तब तक ठीक है, it's all good. कि suppose कीजिए आपने आज 100 रुपये का लॉस किया है, आपको आपके बिजनेस का वो नॉर्मल रूटीन हिस्सा है, इट इज़ फाइन, बट वो 100 रुपये का लॉस अगर आपके हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, आपके फैमिली के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्पैक्ट कर रहा है, इट इज़ नॉट, आपके सोचने के तरीके को इम्पैक्ट करता है, तो यानी कि वो लॉस बहुत बड़ा हो गया। So, in this part, we understood basically why futures trading over options trading beneficial. Then we understood different types of economies, advanced economies, emerging economies, what plays around in the advanced economy and emerging economies. Then we understood inflation and deflation. Okay, inflation actual terms में क्या है, deflation क्या है, किस तरह से ये जो markets हैं different, Japan, France, UK, US में ये play out कर रहा है. Then we also understood currency appreciation and depreciation. And few things I think audience should read, and we'll ask few recommendations from Sahil sir also. You should go and read about 2008 financial crisis. Sir also mentioned about Bretton Woods. You should go and read about Bretton Woods institution, how they form, why they form. एंड आप थोड़ा सा और जियो पॉलिटिक्स कवर करते हैं तो ब्रिक्स का फॉर्मेशन, और ब्रिक्स आज की डेट में जो कर रहा है वो कुछ ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट ही है. अगेंस्ट इज अ रॉन्ग वर्ड, बट टू काउंटर इट और बैलेंस इट. एंड एनीथिंग एट आवर ऑडियंस शुड रीड ऑन दीज सब्जेक्ट्स. अगर उनका इंटरेस्ट है तो, जब यूजुअली अगर आप जस्ट यही गूगल कर दें मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस, तो ऑटोमेटिकली आप ट्यूलिप बबल से ग्रेट डिप्रेशन तक, ये गल्फ वॉर तक, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, .com बबल, सब प्राइम क्राइसिस, यूरो क्राइसिस, पिग्स नेशन, ये आप सब होते होते आएंगे. सो इफ़ दे जस्ट गूगल, इट्स एन इंटरेस्ट लेट थिंग. इट डिपेंड्स कि आप किस एज में हैं, आप कौन से एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी अगर है तो व्हाई नॉट. If you have got a context या फिर आपको ये conversation में थोड़ा interest आया तो just go and read, you will get more context around it. So moving on to the next segment, okay, that is your trading segment. I think commodity is something that is your favorite segment. हाँ, yes. Why commodity first? Why commodity? Because it is the ultimate geopolitical tracker. Explain करिए थोड़ा सा. देखिए, you tell me like are you a geopolitics buff? नहीं, देखिए, इट्स जस्ट अबाउट इंटरेस्ट. मतलब मुझे अपने मोहल्ले में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना ये जानने में इंटरेस्ट है कि रशिया और यूके के बीच में क्या चल रहा है. इट इज़ जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट. मुझे लगता है कि ये छोटा मोटा इशू जो है ये रिजॉल्व हो जाएगा, या ये जो चल रहा है ये हो जाएगा. मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं आता है. रादर This is दैन, not going to impact on my life, but maybe that can. और मे बी आई वुड जस्ट से इम्पैक्ट भी छोड़ देंगे, जस्ट इंटरेस्ट ही बोलते हैं. आई एन्जॉय दैट स्टोरी मोर. आई एम मोर रिसेप्टिव टू दैट डेटा Okay. as compared to absolute local level data. So it's just been an interest. And commodities is a great play to create positions based on your opinions on these subjects. मैं इसको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में रखूँ होता है. So you have an interest in certain subject, certain theme. आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, and based on that subject, based on those information जिसमें आपको interest है, you are easily able to capitalize on it through commodity markets. Is it the right way to put it? Everything is correct except with the word easily. Easily easily नहीं है, बहुत मेहनत है. But yes, क्योंकि the good thing about these macro level fundamentals is वो रोज चेंज नहीं हो रहे होते हैं. एक बार आपका ओपिनियन फॉर्म हो गया, एक बार आपका बायस सेट हो गया, तो वो एक बहुत बड़े रेंज के लिए भी सेट हो जाता है. एंड वो रेंज एक कमोडिटी कल हर रोज़ नहीं तोड़ता है. सो देयरफॉर यू डोंट नीड टू रीविजिट दैट बायस अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो दैट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी कि मुझे और कुछ स्टडी नहीं करना. ये समझने के बाद अब मुझे सिर्फ प्राइस में देखना है कि क्या हो रहा है, एंड दैट्स मच ईजियर. और उसका बेनिफिट ये रहा है कि जब कमोडिटी से, लाइक फॉर एग्जांपल, जब मैंने क्रूड में इतने साल ट्रेड किया है एंड काफ़ी इन्जॉय किया है उसको, तो इट बिकम्स मच ईजियर टू असेस इट्स इम्पैक्ट ऑन से स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट्स, BPCL, ONGC, मतलब ये इंडिगो, मतलब जो भी क्रूड ऑयल डेरिवेटिव से जिनका रिलेशन है. बिकॉज आई फील लाइक द क्रूड ऑयल विल गवर्न मोस्ट ऑफ दीज
दी फंडामेंटल्स ऑफ दीज कंपनीज. अगर क्रूड ऑयल का प्राइस एक रेंज ब्रेक करता है तो इन कंपनीज के स्ट्रक्चरल फंडामेंटल्स चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ देयर इन्वेंट्री. सो दिस इज़ अ स्लाइट एज दैट इट ब्रिंग्स other than the topic itself. The topic is interesting to me, but I believe it is possible to make and lose money even if the topic is not of interest to you in commodities. मतलब trading is something थोड़ा separate. This is ये कि हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है इस टॉपिक पे डिस्कस करने में, ये मोस्टली उसके लिए है वो फील. सो कमोडिटीज़ को इंडिया में ट्रेड करना है तो आपको एमसीएक्स पे ट्रेड करना होगा. एनएससी कमोडिटीज़ भी अवेलेबल है, प्राइमरीली एमसीएक्स. एमसीएक्स जो कमोडिटीज़ ऑफर करता है उसमें एनर्जी प्रोडक्ट्स आते हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस. देन देयर आर बुलियंस, गोल्ड, सिल्वर. गोल्ड और सिल्वर के भी डिफरेंट वेरिएंट्स है. लाइक जैसे गोल्ड मिनी, माइक्रो एंड देन पेटल्स हैं, गिनी हैं. देन देयर इज आल्सो मेटल्स, Aluminium, nickel, zinc, yes. and then not on M6 but there are agriculture commodities. NCDX. Among all those things आप क्या ट्रेड करते हैं and क्यों? एनर्जी एंड बुलियन. Energy. मेटल भी मैंने ट्रेड किया है, बट मेटल्स का हमारे MCX मार्केट में वॉल्यूम इज सिग्निफिकेंटली लेसर देन कंपेयर टू क्रूड ऑयल एंड बुलियन. Okay. सो एनर्जी में भी क्रूड ऑयल इज़ द वन दैट हैज़ द वॉल्यूम. नेचुरल गैस में इतना वॉल्यूम ही नहीं है. सो जैसे कल को आपको 100 लॉट उठाने हैं तो आपको शायद बायर या सेलर ही ना मिले. सो दैट्स द रीज़न वाई, एंड आई एम अ फर्म बिलीवर कि जहाँ पे आपसे 1 करोड़ नहीं लगा सकते तो फिर 10,000 भी मत लगाइए, क्योंकि क्या हो जाएगा, आप स्किल बिल्ड कर देंगे और जब पैसे लगाने की बारी आएगी आपको पता चलेगा अरे ये तो ट्रेड ही नहीं होता इस कैपिटल में, उसमें वो स्कोप ही नहीं, उसमें वो स्केल ही नहीं है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ट्रेडर अपना इनिशियल करियर हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करने में लगाए, एंड जब वो अपना ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड कर दे तो देन जो एजेस वो ओवर द ईयर्स डेवलप करेगा, देन ही और शी कैन चूज़ स्लाइटली लिक्विड सिक्योरिटीज़, स्मॉलर कैपिटलाइज्ड सिक्योरिटीज़, क्योंकि वो एज ऑफ बिहेवियर ऑलरेडी है कि मुझे पता है कि मैं क्या करूँगा अगर प्राइस यहाँ आएगा और मैं रुकूंगा नहीं, मैं वो करूँगा. सो आई नो हाउ मच लॉस इन प्रिंसिपल आई कैन टेक एक्सेट्रा. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट So crude oil is your forte? I love it. Yeah, I love trading crude oil. Or I used to, yeah. हमको थोड़ा क्रूड ऑयल को समझना है. क्रूड ऑयल को जब आप ट्रेड करते हैं, what is the factor that you see before you take a trade? Do you create a story in your mind by reading, researching, geopolitically of course, and the fundamentals of it, demand, supply and everything, and of course all this thing requires कि यार कौन सी कंट्री में कितनी डिमांड है, कौन सी कंट्री से कितना सप्लाई हो रहा है, उनका रिलेशनशिप किस तरह से चल रहा है. And then you also see charts, and then you also see the price actions, and then based on it do you decide like when to enter, what quantity to enter, position sizing कैसे करना है, कैसे चलता है ये पूरा प्रोसेस आपका क्रूड ऑयल ट्रेडिंग क्या? सो क्रूड ऑयल ट्रेडिंग में जो स्ट्रैटेजी मैं डिप्लॉय करता हूँ दैट इज़ व्हाट इन इंडस्ट्री इज़ नोन एज स्टॉप एंड रिवर्स, या फिर हम उसे बोलेंगे चैनल ट्रेडिंग. चैनल ट्रेडिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल सर्टेन चैनल इंडिकेटर, बोलिंगर बैंड इज़ अ चैनल, केल्टनर चैनल इज़ अ चैनल, डोंकिन चैनल इज़ अ चैनल, मूविंग एवरेजेस एनवेलोप इज़ अ चैनल. ये सब चैनल्स हैं. चैनल का मतलब क्या है? अ चैनल इज़ अ बाउंड्री जिसमें 95% ऑफ प्राइस एक्शन इज़ गेटिंग ट्रेडेड, कि 9 और 9.5 आउट ऑफ 10 डेज़ का प्राइस एक्शन आपको चैनल के अंदर ही मिलेगा. तो एक्सेप्शन क्या हुआ? जब वो सिक्योरिटी चैनल के बाहर जाएगा. अब मेरा रूल बहुत ही सिंपल है, मैं एक चैनल क्रिएट करूँगा एंड रूल इज़ दिस, इफ़ इट गोज़ अबव द चैनल आई विल नेवर हैव अ सेल पोजिशन ऑन दैट सिक्योरिटी. मेरे पास उसका शॉर्ट पोजिशन नहीं हो सकता. अगर चैनल का ऊपरी हिस्सा टच भी हो गया या ब्रेक हो गया तो मेरा शॉर्ट पोजिशन कवर हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली अगर एक सिक्योरिटी चैनल के ऊपरी हिस्से में ट्रेड कर रहा है तो ओनली पोजीशन दैट आई एम अलाउड टू हैव इज लॉन्ग, राइट. और इसका कोरिलेशन, उसका कॉरिलरी नीचे के साइड पे, अगर चैनल नीचे के हिस्से पे टूटता है तो लॉन्ग हो ही नहीं सकता, और अगर कोई पोजीशन होगा तो इट विल ओनली बी शॉर्ट. तो इन अदर वर्ड्स, अगर एक सिक्योरिटी एक हॉरिजॉन्टल चैनल में ही रह गया और कंटिन्यूसली विपसॉस देता है तो मुझे लॉस होगा. बट अगर एक सिक्योरिटी चैनल ब्रेक करके उस डायरेक्शन में थोड़ी देर भी चलने लगता है सच दैट कि चैनल ही ऊपर की तरफ हो जाए या नहीं, तो मुझे प्रॉफिट होगा. अब मेरा साइडवेज मार्केट में मुझे लॉस होगा, ट्रेंडिंग मार्केट में मुझे प्रॉफिट होगा. और मेरा असेसमेंट ये कहता है कि क्रूड ऑयल जब भी चैनल तोड़ता है इट हैज़ अ टेंडेंसी टू
बिहेव लाइक अ ट्रेंडिंग स्टॉक विद इन अ रेंज, उसका रेंज बहुत वाइड है, तो वो एक बहुत डिस्टेंस कवर करके फिर रेजिस्टेंस लेता है, एंड देन उसके बाद वो वापस से एक दूसरे से. सो इन अदर वर्ड सिक्योरिटी सच एज क्रूड ऑयल become very are quite ideal for the stop and reverse channel trading strategy because they tend to hover around a range. I would just say your trading style is more based on some indicators, breakouts, and technical levels. Technical levels, yes. Okay. Do you track fundamentals around it? Like I said कि since अभी जैसे अगर crude oil का high, let's say if it is $100 या $125, it's nowhere close to that value now. फंडामेंटल अब क्रूड ऑयल का तभी ट्रैक होगा जब वो 125 तोड़ेगा. क्यों? क्योंकि एक स्टॉक गलती से अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाता, फंडामेंटली कुछ चेंज हुआ है तब जाके लगा. तो जब वो उसको तोड़ेगा, आई कैन गारंटी देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड स्ट्रक्चरली. बट अगर वो उसके रेंज के अंदर चल रहा है तो देन ऑफ कोर्स एवरी डे सम चेंजेस आर हैपनिंग, बट इज इट सिग्निफिकेंट इनफ फॉर अस टू इंक्वायर इनटू इट, फॉर अस टू गेट इनटू इट? Okay. क्योंकि क्रूड मिनी को ट्रेड करने के लिए से 5,000 का मार्जिन लगता है. मैंने करके 1 लाख या 2 लाख का ट्रेड लेना. अब 2 लाख का पोजीशन क्रिएट करने के लिए कितनी मेहनत डालने को तैयार हो आप? अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे काम कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स मैं एवरीडे ऑर्डर्स देखूंगा, बट अगर मैं अपने लेवल पे काम कर रहा हूँ तो एक जनरल आइडिया मुझे पता है कि क्रूड ऑयल क्या होता है, वो किस कलर का दिखता है, कैसे घूम रहा है, एंड दैट्स मोर देन इनफ. एंड देन ये तो फिर वीकली इन्वेंटरी नंबर्स आते हैं, ये सब चीज़ें ट्रैक करना, ये सब भी कोई ज़रूरत नहीं है. मुझे लगता है कि प्राइस ये सब तो कैप्चर कर ही रहा होगा. Okay. प्राइस तो कैप्चर करो, प्राइस इज कैप्चरिंग दिस डेटा. आई एम ट्राइंग टू कैप्चर प्राइस वेयर आई हैव सेट कि अगर प्राइस इज विद इन अ चैनल आई हैव टू डू नथिंग. ओनली इफ इट ब्रेक्स द चैनल ऑन द अपसाइड आई विल बाय इट, इफ इट ब्रेक्स ऑन द डाउन साइड आई विल सेल इट. तो भाव भगवान जी. येस दैट्स इट. येस जो चार्ट पे आ जाता है, न्यूज़ है, फंडामेंटल है, सब कुछ चार्ट पे आ जाएगा. येस येस मेक सेंस. एंड उसके अलावा वो इंटरेस्ट अलग है कि मैं read दैट्स अ करना सेपरेट. है. येस Based on that, you are not going to make a trading decision. नो ये तो guys, this is an important thing कि हम जब बहुत ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, कोई एक इंटरेस्ट है, वी आर फॉलोइंग इट, वी आर लुकिंग इनटू इट, बट आपके ट्रेडिंग डिसीजन इज solely based on what is happening on the market at that time. येस So don't trade what you think, trade what is happening in the market. yes, Okay. to each their own. This is my approach. If they agree with it, then yes. Correct. Okay. Now इसके अलावा आप थोड़ा सा हम इसके आपके इंटरेस्ट साइड ऑफ थिंग्स पर ही जाना चाहेंगे कि ट्रेड क्रूड ऑयल का बेसिकली जो ग्लोबली एक माना जाता है मिडिल ईस्ट के पास उसका सप्लाई कंट्रोल है, मिडिल ईस्ट उसे कंट्रोल करके रखता है, मिडिल ईस्ट पूरी की पूरी एनर्जी ऑफ अ वर्ल्ड पे कंट्रोल रखता है. ये कहाँ तक सही है? इज इट Still तो नहीं बोलेंगे because at the moment, to the best of my knowledge, US is the largest producer of oil. To the best of my knowledge, the only reason why they were not drilling that much oil is because they have a very strong environment lobby. कि environment हमें green world करना है, carbon emissions check करना है. Further, to the best of my knowledge, the regulators in position right now are of the opinion कि ये जो green activists हैं, they are holding industrialists at ransom. यानी कि हमें पोल्यूशन कम करना है, ये बात कुछ हद तक ठीक है, बट उन्होंने बिजनेस को ही स्टॉप करने की कोशिश कर दी है. बेस्ड ऑन कार्बन क्रेडिट्स ले लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर लो. सो द करंट रेगुलेटर्स आर ऑफ द ओपिनियन कि अगर हमारे पास कोई रिसोर्स है, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट, डिस्पैच इट, सेल इट. एंड so I think maybe Middle East is a very important, of course it's a very dominant supplier of oil, but so is the US. And if we remove the artificial sanctions, जैसे ईरान पे लग चुका होगा, या इराक पे इंफ्रास्ट्रक्चर सैंक्शंस होंगे, या वेनेजुएला पे लगा होगा, या रशिया पे लगा, अगर आप ये निकाल दो तो शायद हो सकता है कि ऑयल का कुछ प्राइस ही ना हो. मे बी $25 इज या क्योंकि इतना सप्लाई है उसका, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड है कि वी कैन गो फर्दर, dig deeper and get more output now with lesser infrastructure because of technology. So I feel that these are artificially controlled prices at a geopolitical level. I feel means it's just an opinion, it's not scientifically backed. And correct, that is why like there is a regular OPEC meeting where they decide Yeah, combinedly, they ग्रुप में they decide कि हम इतना ही प्रोडक्शन करेंगे.
करेक्ट क्योंकि सप्लाई तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, नीड है तो है, इंडिया Correct. का नीड है तो है, चाइना का नीड है, दे विल आस्क, बट ये लोग प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं. इन द ओपेक मीटिंग दे डिसाइड लाइक व्हाट. रशिया इज आल्सो significant player in the energy market. Yeah, huge player, very strong. And the last in the Ukraine Russia war, there was some conversation जो हमारे इंडिया में काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था of Mr. S. Jaishankar कि no, India is going to buy crude oil from the Russia irrespective of what the other country asks. So can you explain Russia's role in the energy markets? इसमें more important is our positioning. Our position has been an independent external policy that we are going to do what is good for our economy. And what is good for our economy is to make a procurement of a unbranded commodity at the lowest possible price. ऐसा नहीं है कि Russian oil is superior या inferior to Saudi oil. Okay. So if the two oils are the same, then whichever is offering source is offering the lesser price, we are going to make a procurement from them. दूसरा, रशिया को जब इन्होंने स्विफ्ट से बैन कर दिया, ग्लोबल सैंक्शंस लगा दिए, एक्सेट्रा कर दिए, तो इंडिया ने एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला है बाय टेलिंग देम टू स्वैप ऑयल विद इंडियन रुपी. इट्स वी कैनॉट इमेजिन ऑफ इसके बेनिफिट्स हमें कितने सालों तक दिखने वाले हैं. वी कैनॉट. रशिया है बिल्कुल, रशिया हैज़ ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू विद इट. They will buy Indian. They will have to come and invest into Indian markets. इनके पास इतने रुपीज़ हैं इस समय कि रशिया इज ओनली टेलिंग देम वी विल गिव यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन द ओशन. लेट्स गिव अस 1 लाख करोड़ का बिजनेस इन दिस. दे हैव सो मच इंडियन रुपी. तो एक अगर सपोज कीजिए आपके पास 10 करोड़ जिम्बाब्वे डॉलर है, वैसे उसका कुछ वैल्यू नहीं है, बट मैं 10,000 करोड़ जिम्बाब्वे डॉलर आपको दे दूँ और आप मेरे को मुझे ब्रेड चाहिए, ये लो जिम्बाब्वे डॉलर, मैं बोलूँ नहीं लूँगा मैं. तो अगर आपको ब्रेड चाहिए तो आपको अभी जिम्बाब्वे ही जाना पड़ेगा. कभी मैंने सोचा नहीं इस तरीके से क्योंकि इंडियन रुपीस एक ग्लोबल करेंसी तो है नहीं कि रशिया उठ के कहीं और जाके कर देगा. इट नीड्स टू टेक समथिंग फ्रॉम इंडिया ओनली. नो, व्हाट विल इट टेक फ्रॉम इंडिया? और अगर वो किसी और कंट्री में भी जाके करता है, दैट इज आल्सो बेनिफिशियल. अगर वो इंडियन रुपीस, अगर वैसा होने लग जाए तो देन इट विल बिकम टू बेनिफिशियल फॉर अस. फॉर एग्जांपल कजाकिस्तान, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, लिथुएनिया, लाटविया, अगर इन कंट्रीज़ ने रुपी सर्कुलेट कर लिया. फॉर एग्जांपल अभी क्या चल रहा है, आर्मीनिया को इंडियन वेपन्स जा रहे हैं. अब आर्मीनिया और रशिया के रिलेशंस आर नॉट ऑल दैट ग्रेट हिस्टोरिकली, बट मे बी इट माइट गेट बेटर बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद अजरबैजान. नो, इफ फॉर सम रीजन रशिया एंड आर्मीनिया आर एक्सचेंजिंग इन द इंडियन रुपी, कैन यू बिलीव व्हाट अ जियोपॉलिटिकल शिफ्ट दैट इज गोइंग टू बी. कि उन्होंने इंडियन रुपी में स्वैप कर दिया और इंडियन सेटलमेंट एजेंसीज ने सेटल भी कर दिया. इट रेजेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रुपी टू मच. जैसे आपने जापान का एग्जांपल दिया, जापान ने क्या किया, जापान गेव अस $17 बिलियन का लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.5%. इट जस्ट स्ट्रेंथन्स योर करेंसी टू मच. क्योंकि हमारे इधर इन्फ्लेशन कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, तो यानी कि हमारा ग्रोथ रेट भी उतना ही होगा जितना इन्फ्लेशन हो रहा है, उसके 1-2% ऊपर नीचे. तो 0.5% लिटरली मीन्स कि उन्होंने आपको $17 बिलियन दे दिए, बोल दिया बनाओ अपना ये जो भी बुलेट ट्रेन, हैव फन. ठीक है, जिस हमें टोल का पैसा देते रहना या टिकट्स का पैसा देते रहना. इनफैक्ट दिल्ली मेट्रो के टाइम पे उन्होंने ये किया था, जीका उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने दिल्ली मेट्रो के लिए इनिशियल फंडिंग दी थी विद वेरी मिनिमल इंटरेस्ट, बट इट हेल्प्ड अस. Delhi Metro today it's a state of the art infrastructure. In fact the learning that we had in Delhi Metro वो आज की डेट में बाकी सारी सिटीज आपके मुंबई में आ गया रैपिड मेट्रो. यस. So yeah, all these things work. And so we were on commodities. Coming back to the energy markets and commodities, यहाँ पे आप ये बताइए कि are they, जैसे आप बोल रहे थे कि they are able to control the prices, जैसे हमने बताया था OPEC के टर्म्स में कर लेते हैं. राइट नाउ ट्रम्प फिर से यूएस गवर्नमेंट में, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुके हैं एंड ट्रम्प को वहाँ की एनर्जी लॉबी काफ़ी सपोर्ट करती है. एंड लास्ट टाइम भी रिमेंबर वेरी वेल, जब ट्रम्प आए थे तो उन्होंने फिर से इस एनर्जी मार्केट में बहुत धूमधाम किया था. क्या एक्सपेक्टेशन है, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक ट्रम्प के आने से? इज इट अगेन गोइंग टू बी, बिकॉज आई एम श्योर वो ही विल नॉट बी वेरी हैप्पी इंडिया बाइंग रशियन ऑयल्स. यस. will not be happy, in fact India में Iran oils. Correct. तो क्या होगा इस पूरे डायरेक्शन में? कुछ do we have initial expectations around it?
सी इफ़ ही ट्रूली डिलीवर्स ऑन व्हाट ही प्रोमिसेस, तो जैसे वो कहावत है, दिया बुझने से पहले बहुत तेज़ जलता है। सो ये जो हम नवंबर से लेके जनवरी का टाइम देख रहे हैं, दिसंबर से लेके जनवरी का टाइम देख रहे हैं, जब एक्चुअल ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा, दिस आर गोइंग टू बी अ पीरियड ऑफ रिलेटिव टर्मोइल ग्लोबली, क्योंकि जिन्होंने जो करना है वो अब करके जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर लो रशिया में, ये सब। बट इफ़ ट्रूली ही डज व्हाट ही सेइंग ही विल डू, अगर और मैं क्यों मान के चल रहा हूँ ही विल डू, बिकॉज व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ़ यू कांट डू व्हाट यू आर ओनली सेइंग। मतलब दैट इज़ सो, जैसे जब कोई लीडर बात करता है तो क्यों उसको दुनिया सुनती है, क्योंकि वो कर देगा, वो तभी वो लीडर है वो। तो इफ़ ही ट्रूली डज कि वो वी कैन से एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट कि डे 1 में मैं वॉर स्टॉप कर दूँ, मे बी दैट इज़ अ पुश, बट इवन इफ ही गोज विद द इंटेंट ऑन डे 1 टू स्टॉप द वॉर, आई थिंक वी विल सी द कमोडिटीज़ सॉफन आउट। वी आर ऑलरेडी सीइंग अ लॉट ऑफ कमोडिटीज़ सॉफन आउट, एंड अगर गलती से भी कोई कंट्री पे जिन पे सैंक्शंस लगे अगर वो हट जाते हैं फॉर एनी, मैं रशिया से ही आधे सैंक्शंस अगर हट जाते हैं, तो वी माइट रियली सी कमोडिटीज सॉफन इन द शॉर्ट टर्म, एंड विच इज़ गुड फॉर कमोडिटी कंज्यूमर्स लाइक अस। इट इज़ गुड फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, इट गिव्स अ ट्रू एस्टिमेट कि क्या डिमांड सप्लाई है आज की डेट में। जब हम फॉर एग्जाम्पल एक कमोडिटी पे, जिस स्लाइटली डाइग्रेस करूँगा, एक कमोडिटी पे आर्टिफिशियल कैप किसी भी तरीके से लगाना इज़ द डेथ ऑफ दैट इकोनॉमी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2007-8 में जब उस समय क्रूड ऑयल $100 हिट हुआ था, तब आपको याद होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उन्होंने डीजल सब्सिडाइज़ कर दिया, नॉट पेट्रोल, उन्होंने डीजल सब्सिडाइज़ कर दिया। जब उन्होंने डीजल सब्सिडाइज़ किया तो लोगों ने क्या किया, मतलब 40 रुपये का डीजल है, 75 रुपये का पेट्रोल है, तो लोगों ने डीजल गाड़ियाँ खरीदने स्टार्ट कर दी। जब लोगों ने डीजल गाड़ियाँ खरीदना स्टार्ट कर दिया तो कंपनीज़ ने क्या किया, उन्होंने डीजल गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया और उनको बेहतर बनाना स्टार्ट कर दिया, एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अदर व्हीकल्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजी। अब वो हो गया 2007-8 में, एंड आज की डेट में वी कांट ब्रीथ इन दिल्ली। सो द कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियली डीवैल्यूइंग दैट कमोडिटी एट दैट टाइम हैज़ रियल लाइफ, मतलब अगर हम हेल्थ केयर का कॉस्ट अब जोड़ दें, द कॉस्ट इज़ ह्यूज नो, इट्स इमेजरेबल। फॉर एग्जाम्पल 1970-80 में इंडिया स्टील को सब्सिडाइज करता था, स्टील को तो लोगों ने क्या किया, जो फर्नीचर थे वो स्टील के बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सब्सिडाइज हो रहा है, तो स्टील को सब्सिडाइज कर दिया लोगों ने। बिस्तर, पलंग, कवर, मतलब ये सब अभी सब कुछ अभी आपके स्टील के बनना स्टार्ट हो गया, कंट्री पे और डेफिसिट बनना स्टार्ट हो गया, टिल फाइनली दे वर लाइक वी कांट टेक इट एनी मोर। 80s में उन्होंने स्टील के सब्सिडी बंद कर दी, 80s या 85 में उन्होंने स्टील का सब्सिडी बंद कर दिया, एंड पीपल वर कंसर्न कि भाई अभी तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कोलैप्स हो जाएगा। विद इन अ ईयर स्टील फर्नीचर बंद हो गया, सिर्फ वो स्टील इंडस्ट्री जो आर्टिफिशियली खड़ा हुआ था वो बंद हुआ, एंड इट स्टार्टेड, आपके craftsmen of other industries started getting a better scope. So we should ideally, whenever we tinker with the commodity price, अगर हम खुद से जाके उसको मेडल करते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, it brings a lot of problems for the economy. So similarly, the corollary of it, if we stop tinkering with it, then the benefits are incredible. And I'm hoping with President Trump coming in, कि he should not artificially try to tinker it. Like, don't sanction Venezuela simply because you don't like, say, Hugo Chavez or someone. You know, I think there's economics also. there's huge economic. But if they remove that, so then all of a sudden so many million barrels come into the market. It reduces the prices. That's what they do. That's what they don't want for. So fair enough. But if efforts to have the commodity trading at their real intrinsic value is the best for everyone in the world. This is my opinion. So I hope that. So therefore, I feel that things will improve. इफ़ वी फॉर एग्जाम्पल इंडिया आज की डेट पे क्या करता है, नो सब्सिडी ऑन डीजल पेट्रोल, जो रेट है वो दो, ठीक है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया, कहाँ महंगा हुआ है, ठीक है। 2007 में आप पेट्रोल का 70-80 रुपये दे रहे थे, हम 8 साल में बोलते हैं कि वैल्यू डबल हो जाती है, 2000 तो हमने 16 साल निकाल दिए और उसने ट्रिपल हो जाना चाहिए था। मतलब अगर 70 रुपये की चीज़ 2008 में है तो 2016 तक 140 हो जाना चाहिए था, 2024 तक उसने 280 होना चाहिए था, वो 100 पे। इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर पीपल हु आर सप्लाइंग दैट कमोडिटी, बट इट्स अ बिगर प्रॉब्लम फॉर अस इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। मैं बोल रहा हूँ दूसरा सोचो, पेट्रोल अगर बन गया 1,500 रुपये का लीटर, तो कोई घर से नहीं निकलेगा, पोल्यूशन ड्रॉप हो जाएगा, हेल्थ केयर का कॉस्ट ड्रॉप हो जाएगा। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिल्ली फॉर एग्जाम्पल। सो वी हैव टू
लीव इट एट इट्स. ट्रांसपोर्टेशन इज इक्वली. आई अंडरस्टैंड बट माई आर्ग्यूमेंट इज दैट वी शुड, मतलब कि 1,500 में मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा ऐसा ज़रूरी नहीं, बट जब काम होगा तो निकलूंगा ना. ऐसे ही नहीं निकल जाऊंगा फॉर्च्यूनर लेके चाय पीने बगल में, ठीक है. फिर मैं साइकिल में कॉन्शियस एफर्ट एक स्टेज पे अ पर्सन. सो माई पॉइंट इज दैट in every time any country has tried to subsidize any commodity, it has only had bad. Commodity is like free flowing, उसको flow होने दीजिए and world becomes a much better place automatically. I just want to understand another कि over any other asset class, or if someone just want to get into a trading, why you should choose commodity as an asset class to trade first and then? पहले तो आप ये देख लीजिए कि अगर मुझे BPCL का फ्यूचर ट्रेड करना है तो हो सकता है मुझे 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं एक लॉट उठाने के लिए. 99% ऑफ इंडियन ट्रेडर्स हैव लेस देन 2 लाख रुपए इन द डीमैट अकाउंट. और वही मुझे अगर क्रूड ऑयल में नहीं करना है, एक ऑयल रिफाइनर है, एक उसका रॉय बटर, तो मुझे 5,000 रुपये लग रहे हैं. वेयर इज़ द कंपैरिजन? अभी ये जो बंदा 5,000 में पोजीशन क्रिएट करना सीखता है, वो एक्सपीरियंस झेलता है, गैप अप गैप डाउन रोल ओवर, गलती से रोल ओवर पे मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो क्या, ये जो मिलियंस ब्रोकर डाउन हो गया तो क्या, ब्रोकर चल पड़ा तो क्या, मैंने गलती से बाय करना था सेल, ये जब मिस्टेक्स आप 5,000 10,000 रुपये के मार्जिन वाले प्रोडक्ट पे करते हैं, यही मिस्टेक्स रिफाइन होके, मतलब यही मिस्टेक्स अगर आपने गलती से 2.5 लाख 5 लाख के प्रोडक्ट में करना स्टार्ट कर दिया, इट्स ओवर फॉर यू. मतलब आपने ट्रेड किया भी नहीं, आप गलतियों से ही बाहर हो गए. सो देयरफॉर आई फील कि हमें रियलिस्टिक रखना चाहिए. मैंने कमोडिटीज़ क्यों किया? क्योंकि अकाउंट में ही 40,000 रुपये हैं, तो आप कहाँ चल दिए स्टॉक फ्यूचर करने के लिए. पर जब अकाउंट में 40,000 से कहीं गुना ज़्यादा होने लगे, तो देन आई एम वंडरिंग कि मैं कमोडिटी क्यों कर रहा हूँ फिर. देन आई गो फॉर, क्योंकि आई नीड टू एलोकेट कैपिटल. Hedge, risk diversification. I need to expose capital to more and more instruments. Why should I only trade crude oil? Okay. And I really feel कि अगर derivatives in true sense अगर किसी instruments के कुछ significance बनाते भी हैं तो it's of commodity. हाँ ठीक है. Okay. मतलब I am not against any other asset class, हाँ. but I am just saying कि in fact when derivatives got started, it was first started for the commodities only in Correct. Chicago. बिल्कुल. And उसका सेंस भी बनता है because you are so derivatives were made for hedging. और आप hedge कर रहे हो किस चीज़ को? Because you have a demand or you have a certain commodity and want to sell it in future and you want to hedge that risk. जब ये stocks वगैरह में आता है तो फिर you don't have that Yes. कि मुझे वो stock तभी खरीदना है. मतलब there is a not immediate requirement until unless of generating a more money or looking for profits. कमोडिटीज का एक रियल डिमांड और सप्लाई दिखता है. That's true. इसमें just actually by definition a derivative contract is created for 3 purpose: hedge, arbitrage and speculation. ये 3 purposes मतलब by definition है. Hedging is one of them and the more important one of them. ठीक है. And question ये आता है कि I don't have a problem कि एशियन पेंट्स का फ्यूचर क्यों है या BPCL का फ्यूचर क्यों है. मेरा क्वेश्चन ये है कि अपना कांदा टमाटर सेब का फ्यूचर क्यों नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि मतलब जैसे हिमाचल में से 25 रुपये का हो सकता है और वो मुंबई आते आते 250 रुपये का हो रहा है. ये कहाँ जा रहा है बीच का सारा. ठीक है. यहीं पे अगर फ्यूचर होता कि वहाँ पे वो मैन्युफैक्चरर है, लेट से हमने एक लॉट पे 1 टन एप्पल कर दिया हुआ है, उसको रेट दिख रहा है सामने, ठीक, उसने सेल कर दिया, मैंने बाय कर दिया, तो रेट फिक्स हो गया. अब अभी यहीं पे सोच लो, अगर कोई आपकी कंपनी है, देयर आर सो मेनी बिग फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स, एडवाइजरी फर्म्स, PMS फर्म्स, अगर ये इंडस्ट्री स्टेबलाइज होता है तो आज से 5 साल बाद एप्पल प्रोडक्शन कितना होगा, बारिश कहाँ आएगी, वो उनके लिए पता नहीं सैटेलाइट छोड़ रहे होंगे. तो वी शुड हैव फॉर एवरी एसेट क्लास विच इज़ फिजिकली बैक्ड, वी शुड हैव अ फ्यूचर. एंड इन स्टॉक्स के केस में वी हैव फिजिकल बैकिंग ऑफ फिजिकल शेयर्स, विच इज़ ऑल्सो गुड, बट मे बी इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. गेहूँ का आपका कमोडिटी हो, एप्पल का आपका कमोडिटी हो, पोटैटोस, जितने कैश क्रॉप्स हैं, जितने एग्री क्रॉप्स हैं, जैसे US में सोयाबीन, पोक बेलीज, ऑरेंज जूस, कॉफ़ी, इन सब के कमोडिटीज़ हैं. वी शुड अस्पायर एज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. बट ये कि ये जैसे सीड का बात बोला आपने या फिर टोमेटो पोटैटो, ये सब पेरिशेबल है तो इस कारण तो उसी नो इशू. अगर वो पेरिशेबल है तो जैसे से मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो मैं जब कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा हूँ, तो अभी हो सकता है मैं सीड सो कर रहा हूँ तो उसका एक प्राइस होगा, फिर सीड इतने लेवल तक आ गए. लाइक उसको हम
स्टोर नहीं कर पाएंगे, ऑल्दो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड स्टोरेज नाउअडेज, बट स्टिल जैसे अभी ऑरेंज जूस का आप बता रहे हैं, तो वो यूएस में जो ऑरेंज जूस ट्रेड भी होते हैं वो फ्रोजन ऑरेंज जूस ट्रेड होते हैं, सो उसका एक लाइफ बढ़ जाता है। आई थिंक दैट इज बट वो ट्रेड, उसका लाइफ साइकिल इज नॉट ओनली व्हेन इट इज फिनिश्ड एज फ्रोजन फूड। मेरा पॉइंट ये है कि जब वो ऑरेंज का बीज भी बोया होगा ना, तभी भी उसका एक प्राइस एक्सपेक्टेशन मार्केट में चल रहा है। लेट अस से मैंने 100 बीज बोए, तो लोग बोल रहे हैं कि 100 बीज बोए तो 95 आएंगे, बट 95 की जगह 89 आ गए, रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लेट अस से 89 की जगह द पीपल आर एक्सपेक्टिंग 85 होने चाहिए, बट 89 के 89 सारे आ गए, रेट घट जाएगा। ये रियल टाइम होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ड्यूरिंग द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ दैट कमोडिटी। नो, आप सही बता रहे हैं, बिकॉज इन माय डेज आई यूज्ड टू ट्रेड कॉटन हाँ, ऑन नाइमैक्स आइस। ओके, वाओ, हाँ, सो वहाँ पे सीडिंग के टाइम, प्लांटिंग के टाइम, बिल्कुल ब्लूमिंग के टाइम फ्लावर की, परफेक्ट, हार्वेस्टिंग के टाइम, पैकेजिंग के टाइम, लॉजिस्टिक के टाइम, ये सब जगह पे देर इज अ वैल्यूज इन द सिस्टम, और वहीं पे तो हम ट्रेड समझते हैं। और प्रॉपर्ली देयर वेयर रिपोर्ट्स जो ऐसे सर्वे करते थे फार्म्स का इंट्रो में, बिल्कुल। अभी क्या दिख रहा है, कलर क्या दिख रहा है, इज इट Correct. ग्रीन, येलोइश, ब्राउनिश, तो इस तरीके से देखकर सर्वे आता था। सो दैट इज व्हाई आई से कमोडिटी ट्रेडिंग इज अ रियल टाइप ऑफ ट्रेडिंग, एटलीस्ट इफ यू गो फॉर अ डेरिवेटिव्स साइड ऑफ अ थिंग, and I really enjoy commodity trading, that is why. Correct. And agri commodities altogether डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आता मज़ा आता है, बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आई यूज्ड टू ट्रेड शुगर, है। ओके, एंड शुगर का जो मेन सप्लायर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ब्राज़ील एंड देन इंडिया। Correct. कई बार अभी इंडिया भी आगे हो चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इंडिया, ब्राज़ील, थाईलैंड, ये कुछ कंट्रीज हैं जो कंट्रोल करती हैं, एंड डिमांड जहाँ पे ज़्यादा है बेसिकली चाइना, इंडिया, यहीं पर डिमांड है। तो तेरा 4 मेजर कॉन्ट्रैक्ट उसके चलते हैं, मार्च, मई, सितंबर, अक्टूबर, सॉरी, एंड दिसंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट, जुलाई या अक्टूबर समथिंग ऐसा कुछ है। सो हर एक मंथ एक्चुअली एक एक कंट्री की हार्वेस्टिंग और सीडिंग से रिलेटेड है। करेक्ट, कि मार्च में मैं इस कंट्री की क्रॉप को Correct. अफेक्ट करेगा, अक्टूबर में इस कंट्री को अफेक्ट करेगा, जुलाई के अराउंड आएगा तो ये कंट्री अफेक्ट करेगा। सिमिलरली उसका डिमांड भी, हु इज डिमांडिंग इट, देयर इसका बहुत बड़ा जो कंजम्पशन करती है वो है बेवरेज कंपनीज, Correct. शुगर को, करेक्ट, कोको कोला, पेप्सी, एंड उनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है ये इस अपनी उस रिस्क को, भी उनके लिए तो पूरा कॉस्ट शुगर का है। करेक्ट, कि वो आगे शुगर का प्राइस क्या रहने वाला है, वो उनका पूरा बिजनेस को अफेक्ट करने वाला है। Correct. सो दे मेक श्योर कि इसको ये हेज करके रखें, करेक्ट, और वो किस तरीके से वो फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स में वो बड़े प्लेयर्स रहते हैं, एंड इन बिटवीन वी यूज्ड टू बी देयर व्हेन यू स्पेक्युलेट, बिल्कुल, अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ दिस, करेक्ट, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट, करेक्ट, सो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग इस सबको ट्रैक करना, एंड Correct. बेस्ड ऑन दैट यू आर मेकिंग योर जजमेंट्स एंड Correct. डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को उनका स्प्रेड्स बना के, एंड यू आर सीइंग कि मार्च में होगा तो मई में कैसे आएगा, और उसका फंडामेंटल उसके हार्वेस्टिंग एंड सप्लाई से। करेक्ट, So it becomes a very interesting thing, just sharing that. बिल्कुल, बिल्कुल, आई एग्री विद यू, And I'm sure energy मैंने इतना ट्रेड नहीं किया है। बट इट इज़ अ सिमिलर थिंग। उसका भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा तो उसके सब स्टेप्स होंगे तो डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स कहीं जा रहे होंगे, कहीं रिव्यू हो रहे होंगे, उसका एक आउटपुट निकल रहा होगा, विच मेक्स दिस होल थिंग इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन। In fact, if I say these agriculture commodities are more cyclic in nature, क्योंकि ईयर में पूरा एक वेदर चलता हाँ, है, बिल्कुल। सीजन आता है, क्रॉप बनती है, हार्वेस्ट होता निकलता है। फॉर क्रूड ऑयल एंड ऑल थिंग इज अ वेरी लीनियर थिंग, क्योंकि इनफैक्ट भले ही माइन हो गया है, लेकिन इट अ लॉट डिपेंड्स ऑन दीज कंट्रीज कि वो सप्लाई कितना है। जब तक सप्लाई नहीं करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसमें जस्ट मैं ये पॉइंट ऐड करूँगा कि ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, और बेस्ट होगा जो बंदा रिलायंस में काम कर रहा है या ऐसे, जब वो कभी आपके शो में आएंगे, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जो क्रूड ऑयल जो फाइनली हमें मिलता है उसके सिर्फ 2 स्टेप्स नहीं है, माइनिंग एंड रिफाइनिंग। उन 2 स्टेप्स के अंदर 2000 स्टेप्स होंगे, और वो 2000 के 2000 डॉक्यूमेंट एंड ट्रैक हो रहे हैं, एंड ईच ऑफ दो स्टेप्स हैज़ एन इम्प्लीकेशन ऑन द प्राइस, in addition to what OPEC is saying, what sanctions are doing, what geopolitics is doing. So the real subject matters of crude would generally have an interest in all of those sub-steps, जो SOP बोलते हैं हम, कि वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं to get the final output। और हमारे जैसे जो लोग हो गए जिनको वो exactly वो सारे steps नहीं पढ़ सकते हैं, if we go make a visit,
बट जियो पॉलिटिक्स पे फोकस कर रहे हैं जस्ट टू मेक, क्योंकि वो स्टोरी हम रिलेट कर पाते हैं, एटलीस्ट मैं रिलेट कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कोई आंटी अंकल स्टोरी सुना रहे हैं, नाना स्टोरी सुना रहे हैं, जब मैं ये पूरा कॉन्टेक्स्ट अपने माइंड में प्ले आउट करता हूँ, सो इट्स लाइक अ गुड फीलिंग फॉर मी एज कम्पेयर टू दैट सीम्स टेक्निकल। तो सो दिस इज़ माई ओपिनियन कि देर इज़ मोर नुआंसेस टू ऑल ऑफ दिस, इट इज़ देर इज़ मच मोर टू दिस। Correct. So I always find commodity as a fascinating segment. Moving on to the next segment, that is equity. And I think the most popular right now in India, when I say equity, it includes all equity derivatives, index derivatives, and index and everything. तो पहले तो बताओ कि why, जैसे मैं US साइड में देखता हूँ तो वहाँ पे ना currency trading is most popular. Yes. Okay. बिल्कुल। Then commodities and then equities. Correct. हमारे यहाँ completely उल्टा है। करेक्ट। ऐसा आप पैरेलल बता सकते हैं कि क्यों है ऐसा? Yes, yes. So, firstly, currency के लिए we have had a historically protectionist stance. ठीक है, हम हिस्टोरिकली करेंसी डेफिसिट रहा है। ये जो $700 बिलियन का कैश रिजर्व हमारे पास फॉरेक्स का पड़ा हुआ, दीज आर एनोमलीज। मतलब 92 में हमारे पास 5 बिलियन भी नहीं होगा, ठीक है। सो ये एनोमलीज हैं जिसको हम अभी यूज टू हो रहे हैं, और वो 700 का भी अभी ड्रॉप हो गया 680 हो रहा होगा, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट 84-85 पे रिजर्व बैंक जो है वो डॉलर को शॉर्ट कर रहा है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दे आर डूइंग इट। मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग 750 बिलियन डॉलर्स इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टेबलाइज द रुपी, एंड दैट्स द रीजन वाई इट्स गिविंग मी मोर एंड मोर कन्विक्शन कि कोई नहीं, इसका हाई अब लग रहा है, एक बार जस्ट दिस इज़ द वर्स्ट जो होने वाला है अभी, ये जो 1-1.5 महीना है, उसके बाद एक बार वो सेटल हो गई, ये जो उन्होंने आई थिंक दे वुड हैव लिक्विडेटेड अराउंड 20-30 बिलियन डॉलर्स बाय नाउ इन द मार्केट, उसका इम्पैक्ट अभी थोड़े टाइम में हमें दिखेगा, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन इवन दैट नैरेटिव विल चेंज। सो जस्ट उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। So yes, so that's the reason why currencies do not happen. US में currencies happen simply because of the insane leverage. So India में currency regulators doesn't want Indians to retailers trade currency. तो आप USD INR not Indian मतलब public in general, because जब आप तो बाहर के लोग भी आ रहे हैं। नहीं पब्लिक इन जनरल, जैसे अगर मैंने लेट अस से फॉर एग्जांपल मैंने USD यूरो ट्रेड किया, एंड उनका एक्सपेक्टेशन है कि पब्लिक इन जनरल इज गोइंग टू लूज मनी, तो सेटलमेंट तो उसी करेंसी में होगा जिसमें ट्रेड हुआ है, तो फिर अगेन हाँ आपने यूरो में ट्रेड किया तो दे आर गोइंग टू, दे हैव टू, आपने तो रुपए दे दिए उनको, अब उनको रुपए दे के वापस यूरो उनको आगे देना है, दे डोंट वांट दैट टू हैपन। कॉन्सिक्वेंशली हमारे लिए वो मार्केट्स क्लोज हो जाते हैं, एंड इवन हियर USD INR पे उन्होंने अभी आई थिंक एक रिस्ट्रिक्शन ऑफ सॉर्ट्स लगा दिया है। USD INR हैड 95% ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम इन द CDS मार्केट, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब हो गया ऑलमोस्ट उन्होंने करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट जो है उसको फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया है। कॉन्सिक्वेंशली हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम उस सेगमेंट में नहीं है, वेर एज US के केस में द लेवरेज, द स्टेबिलिटी ऑफ द करेंसी बेसिस विच दे कैन गिव द लेवरेज, ये सारे फैक्टर्स जो हैं आप $100 से भी वो ट्रेड कर सकते हैं। दीज आर द रीजन्स वाई इट हैज़ सच अ पॉपुलर डीप लेवल पेनिट्रेशन। कमोडिटीज़ के केस में वंस अगेन सी हमारे केस में द डिमांड इज़ क्रिएटेड रिटेल लेवल, B2C डिमांड इज़ क्रिएटेड थ्रू इन्फ्लुएंसर्स, थ्रू न्यूज़ चैनल्स। तो जब पब्लिक डिस्कोर्स ही नहीं होगा कमोडिटी पे तो इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा, और वो फिर रियली नहीं होता है। अदरवाइज़ आप मुझे बताइए कि एक ट्रेडर है जिसके पास 1 लाख रुपये, निफ्टी के लिए मार्जिन लग रहा है 80,000 रुपये, क्रूड ऑयल के लिए मार्जिन लग रहा है 5,000 रुपये, वेयर शुड द ट्रेडर गो? इट इज़ क्रूड ऑयल। कोई भी बिजनेसमैन बोलेगा दुनिया का कोई, बट हमारे ट्रेडर क्या करेंगे? वो जाएंगे बैंक निफ्टी करने, देन आपका स्किल तो टेस्ट ही नहीं हुआ यार, यू आर जस्ट गोइंग टू लूज मनी बिकॉज यू आर, मतलब मेरे पास अगर 10,000 रुपये हैं और मैं आई डोंट नो या 1 करोड़ रुपये और मैं 7 स्टार होटल खोलने के लिए ज़मीन की खुदाई स्टार्ट कर दूँ, इट हैज़ टू फेल। क्या ये भी एक रीज़न है कि कमोडिटी मार्केट ऑल्दो चालू तो 9 बजे हो जाता है सुबह, पर एक्टिव US टाइम में ही होता है। हाँ, क्योंकि वॉल्यूम वहाँ से आ रहा है, और हमारे वाले जब यहाँ पे थक हार के ओके चलो अभी रिलैक्स चाय पी लिया, अभी चलो लेट्स डू दी सेकंड शिफ्ट, वो नॉन वर्किंग आवर्स में एक्टिव हो रहा है, तो Yes. ये अट्रैक्टिव नहीं है। इनफैक्ट नहीं अट्रैक्टिव नहीं, मेरे जैसा पर्सन जो 2015 से 2019 में जॉब में था, मैंने जो अपना सीरियस ट्रेडिंग स्किल, लाइव ट्रेडिंग मेरा कहाँ हो रहा था, वो इट वाज हैपनिंग इन कमोडिटीज में, क्योंकि मैं तो शॉप फ्लोर पे था, तो उसमें मैं लाइव ट्रेड कर नहीं रहा था। तो लाइव ट्रेडिंग कहाँ हो रहा है? दैट्स हैपनिंग इन द कमोडिटी सेगमेंट। तो वो एक्सपोजर मेरे लिए ह्यूज था,
उस टाइम पे, एंड द फैक्ट दैट इट डज नॉट रिक्वायर मार्जिन टू दैट एक्सटेंट, एंड ऑल्सो फॉर्चुनेटली फॉर मी कि 2016, 17, 18 में गोल्ड सिल्वर दे स्टार्टेड ट्रेंडिंग, तो क्रूड ऑयल में मैंने चैनल स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करके उसको आई वुड से काफ़ी हद तक परफेक्ट किया था अपने लिए, एंड जब गोल्ड ट्रेंड होने लगा तो आई अंडरस्टूड कि बॉस चैनल नहीं करेंगे यहाँ पे, वी हैव टू हैव अ डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, एक और स्ट्रैटेजी क्रिएट हुआ, एंड ऑल दीज थिंग्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन माई ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि देर इज़ ज़ीरो न्यूज़ फ्लो, देर इज़ ज़ीरो बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ नहीं, इट्स प्योरली आप चार्ट देख के डिसीजन ले रहे हैं. So it has made a huge impact on my overall trading career, and I feel disappointed when traders with less than 2.5 lakh rupee capital simply do not even consider commodity as an option. Okay, and that is why equity became more popular because for your segment में channel. Because discourse is in that. News channel. News channel. के वही बातें करते हैं. Yes, and again equity is such a big market. आपके पास आज एक स्टॉक के बारे में बात करने के लिए अगले दिन एक और स्टॉक के बारे में, आप कमोडिटी के कितना ही बात कर लोगे, जैसे एग्जॉस्ट हो जाएगा वो कॉन्वर्सेशन आफ्टर बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट. इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया आपको बताता हूँ, जो कहते हैं सबसे पुराना एक्सचेंज इंडिया में BSE, उसे पहले बोला जाता था नेटिव समथिंग लाइक दैट इन अंडर द बैनियन ट्री. वहाँ पे जो सबसे पहले जो ट्रेड हुआ था दैट वाज कॉटन. बिल्कुल. कॉटन के आई थिंक आज की डेट में डेरिवेटिव है, तब वो डेरिवेटिव नहीं थे, लेकिन यही था कि कॉटन को वो ट्रेड करना चालू किया था उन लोगों ने, एंड दैट वाज अ कमोडिटी, एंड देन इवेंचुअली नाउ BSE इज कन्वर्टेड एज अ इक्विटी. बिल्कुल करेक्ट. सो दैट वाज अबाउट कमोडिटी एंड इक्विटी, एंड हम लोग इक्विटी पे हैं, लेकिन आप फिर भी एक बार ये बताइए इक्विटी ट्रेडिंग के अराउंड अभी एक बहुत ज़्यादा एक्सुबरेंस है, पर्टिकुलरली F&O ट्रेडिंग के अराउंड एक एक्सुबरेंस बना हुआ है पूरा, कि everyone is getting into options, everyone is getting into derivatives. In fact, SEBI came up with a framework, 6-point framework to regulate or rationalize the participation of retail traders, और उसी में उन्होंने weekly expiries बंद कर दिया. So, is it a too protectionist approach of the regulator? I just want to understand from you, and how is it going to impact the trader in general or trading style in general for them? The current regulator, particularly since I think 2021, is perhaps one of the worst regulators that we could have. This is my opinion. Yeah. I am entitled to my opinion. Is by far the worst regulator. I have regulator वो होता है जिसका नाम आपको पता नहीं होना चाहिए. अभी फॉर एग्जांपल मेरे अंकल की एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो उसको शायद नहीं पता होगा कि कौन है वहाँ का मिनिस्टर जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स को गवर्न कर रहा है, बट हमारे रेगुलेटर हैज़ बिकम अ लोकल नेम. एंड फॉर व्हाट रीज़न बेसिकली, देखिए सेबी, आई एम सो डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उन्होंने दे डू नॉट नो हाउ पुअर देयर डिसीजन. आई कांट बिलीव इट ओनली. आप सेबी का फ्रेमवर्क देखिए, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट 3 आइज़. कौन से आइज़ हैं? इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन एंड आपके इशूअर. इन्वेस्टर हो गया जो सिक्योरिटीज़ बाय सेल कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन हो गया जैसे आप ब्रोकर्स, सेटलमेंट एजेंसीज, एंड इशूअर हो गया वो बिजनेस जो अपना इशू कर रहे हैं. वेयर इज़ द वर्ड ट्रेडर? ट्रेडर वर्ड ही नहीं है वहाँ पे. ठीक है, अब देखिए एक्सूबरेंस ऑफ द मार्केट जो है वो क्यों है? इट्स नॉट बिकॉज कोई मार्केट में बहुत मज़ा आ रहा है, हो भी सकता है मज़ा आ रहा है, बट इट इज़ सिंपली बिकॉज लोगों का एक क्वेश्चन है, हाउ कैन आई क्रिएट एन एडिशनल इनकम सोर्स फॉर माई सेल्फ. ठीक है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप उठ के दुकान खड़ा कर देंगे क्या? तो नौकरी कौन करेगा? आपके पास है इतना कि आप अपने लाइफ की सेविंग्स एक होटल चलाने में लगा देंगे, जबकि आप यहाँ पे 9 to 6 या 9 to 9 का काम कर रहे हैं. ठीक है, आप जब उस सिचुएशन में आएंगे, यू विल रियलाइज दैट द मार्केट इज़ द सेफेस्ट प्लेस टू टेक रिस्क. इट्स द सेफेस्ट प्लेस टू टेक रिस्क. आपने सपोज कीजिए मुझे 10 लाख दे दिए, बोल दिए बिजनेस चालू करते, मैं भाग के चला गया, तो आप कहाँ ट्रैक करोगे? मार्केट में ये सब नहीं है. मार्केट रिवॉर्ड्स, मार्केट डजंट केयर कि व्हाट डू यू नो. मार्केट ओनली वैल्यूज हाउ यू बिहेव. ठीक से फॉलो करो, पैसे कमाओ, घर जाओ. सो इन माई ओपिनियन, बाय स्ट्रिपिंग अवे, वाई डू पीपल कम इन द मार्केट? दे डोंट कम इन टू. मैं मार्केट में इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरा कोई गैम्बलिंग प्रॉब्लम है. आई एम नॉट अ गैम, आई वॉज नेवर अ गैम्बलर.
I came into the market because I asked myself a question, how can I create an additional income source? ये question का answer मुझे market में लेके आया था. And I'm very confident 99% of the people who are coming into the market don't have a gambling addiction issue. I don't know what are they trying to solve. Instead of having fractal position, देखिए अगर मेरा view है कि India is a growth story, ये मेरा view है. If I want to have a leverage position in my country का index with 100 rupees also, why should the exchange disallow it to me? उनके सेटलमेंट एजेंसीज इतना बड़ा खड़ा करके रखा है, आप फ्रैक्शनल ट्रेड लाइए यार. और आप उन लोगों का सोचिए, देखिए 2015 में मैं नौकरी कर रहा था, 2019 में मैं फुल टाइम ट्रेडर बना. तो सिर्फ फुल टाइम ट्रेडिंग से तो क्या होगा? आप एडवाइज, मैं सेबी रजिस्टर्ड आरए बना, मैं सब ब्रोकर बना. ये क्यों बना? बिकॉज मुझे लगा एक इंडस्ट्री है, ये किसको सर्व करने के लिए? अंबानी को तो सर्व नहीं कर सकता ना मैं, तो मैं किसको सर्व करने आया था? ये जो सामने लोकल लेवल पार्टी क्राउड था, आपने क्राउड ही हटा दिया, तो मैं क्यों नौकरी छोड़ के बैठा? They have, it's I feel that they are taking a series of poorly informed decisions. They are missing the forest for the woods. They have completely lost the plot, and they must, मेरे हिसाब से सेबी का रेगुलेटर इलेक्ट होना चाहिए, सिलेक्ट नहीं होना चाहिए. This cannot happen. The regulator in the world are never elected. They are Selective, appointed fair, by but सेबी का होना चाहिए because that is affecting businesses and economies. आपका रेगुलेटर बोल रहा है कि ट्रेडिंग इज़ एन इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी. एक एक्टिविटी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है? फॉर एग्जांपल मदर, इज़ दैट एन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी? एक हाउसवाइफ जो है, जो 2 या 3 या 1 बच्चे को रेस कर रही है, वो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव है या प्रोडक्टिव है? हु नोज़ वो बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, हु नोज़ वो सोल्जर बनेगा, एथलीट बनेगा. ठीक है, नॉट एवरी थिंग कैन बी मेजर्ड. Similarly, trading activity productive है या unproductive है, it cannot be measured. So for a regulator to make that kind of a statement कि trading is an economically unproductive activity is just showing that someone is speaking on a subject they are not informed. वो economist नहीं है. उनका काम क्या होना चाहिए? सेटलमेंट बराबर से हो रहा है या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स जो डिस्प्ले पे हैं वो फेयर प्राइस पे हो रहा है या नहीं, जो ब्रोकर्स हैं वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं. उन्होंने सारा कुछ ही मतलब ट्रेडर्स पे, और वो भी रिटेल लेवल ट्रेडर्स पे निकाल रखा है. This should have been the last issue that was addressed, but rather they made it the topmost priority, bringing short-term name. अब वो खुद ही इन्फ्लुएंसर बन गए. बट ये आपका 2024 में मार्च में मार्केट में क्रैश क्यों आया था जब अपना स्मॉल कैप इंडेक्स में? बिकॉज द रेगुलेटर केम ऑन टीवी टू से दैट द स्मॉल एंड मिड कैप्स आर ओवर प्राइस्ड, ओवर हीटेड. दे आर नॉट एक्सपर्ट्स ऑन प्राइस, दे आर एक्सपर्ट्स ऑन प्रोसेस. आप प्रोसेस में चेंजेस लाइए, आप प्राइसेस पे टिप्पणी मत कीजिए. और ये रिपीटेडली जो चल रहा है अभी, क्योंकि जब पता चला कि उनके इन्वेस्टमेंट्स कहीं और जगह पे, तो अब जाके कहीं शांत हुआ, वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं इतना ज़्यादा. बट दीज नोटिफिकेशंस दे आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडिंग. इंडिया शुड हैव प्रमोटेड अ ट्रेडिंग कल्चर. इंडिया शुड एनकरेज ट्रेडर्स एज इंडिपेंडेंट थिंकर्स. एंड हर वो बंदा जिसका एक व्यू है, उसको मार्केट में एक पोजीशन खड़ा करना है, उसको एक रिस्क फ्री एनवायरनमेंट देना चाहिए. उसको मजबूर नहीं करना चाहिए 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट उठाने के लिए. दिस इज़ रॉन्ग. सो आई फील कि द रेगुलेटर हैज़ बीन अ सीरियस लेट डाउन. इवन इन द पास्ट रेगुलेटर ने जब बैरियर टू एंट्री इंक्रीज़ किया था, उन्होंने चेंज किया था. एंड आई एम अ फर्म बिलीवर, जो पहले हुआ वो वापस होगा. इन अ फ्यू ईयर्स ये वापस ट्रेडिंग को इनकरेज करेंगे. बट इन द मीन वाइल ये डिसरप्शन अननेसेसरी था. You keep a good amount of interest in debt bond market है. ये completely नया चीज़ है. इसको काफ़ी लोग समझते नहीं है क्या ये debt market, है क्या ये bond market. थोड़ा explain करेंगे हमारी audience के लिए. यस, तो बॉन्ड मार्केट को हम FNO में नहीं कर सकते. सो दैट पार्ट ऑफ इट इज़ क्लोज. उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज शायद. किसी से बताइए ये बॉन्ड होता क्या है, ये डेट होता क्या है, कौन बनाता है, क्या इसके पीछे है एक्चुअली. लाइक कमोडिटीज में भी नो कि देयर इज अ रियल कमोडिटी बिहाइंड इट, देयर इज अ क्रूड ऑयल, देयर इज अ इक्विटीज में भी नो कि देयर इज अ कंपनी शेयर और वो कंपनी कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रही है. डेट में पीछे क्या होता है? बहुत सिंपल है. गवर्नमेंट उसको GSEC बोलेगा. वो एक कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ करेगा. एंड लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ किया एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज़. एंड लेट अस से द प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट इज़ 10% एट दैट टाइम. तो गवर्नमेंट जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ करेगा, एंड लेट अस से उसका 50 साल का मैच्योरिटी है, तो गवर्नमेंट आपको क्या बोल रहा है? आई विल पे द होल्डर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट ₹10. वो ये स्टेटमेंट बोल रहा है
बिकॉज द करंट प्रिवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने तो आपको वो दे दिया, आपने 100 रुपये गवर्नमेंट को दिए, गवर्नमेंट अब आपको होल्डर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को हर साल 10 रुपये दे रहा है बिकॉज इट वॉज इशूड एट ₹10. अब ना लेटर से कि इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो गए, 10% की जगह वो 5% पे आ गए. अब आपको तो फिर भी ₹10 ही मिलने थे, बट अब आपको ₹10 मिलेंगे एट द प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%. यानी कि आपको 10 रुपये मिलेंगे बट आपके कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 200 हो जाएगा, बिकॉज 200 का 5% इज ₹10. तो अगर मुझे आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट लेना है और 10 रुपये इंटरेस्ट कमाना है, तो अब मुझे आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे क्योंकि मुझे 10 रुपये इंटरेस्ट कमाना है. अब सवाल आएगा कि अगर आपने 100 रुपये में गवर्नमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट लिया तो मैं आपसे 200 रुपये में वो क्यों लूँगा? वो इसलिए लूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है शायद इंटरेस्ट रेट 5 की जगह 2.5 होने वाला. तो मैं आज एक सिक्योरिटी होल्ड कर लेता हूँ ताकि मुझे 5 रुपये 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलता जाए एट 200 रुपीज़ के रेट पे. अब सवाल ये आता है मेरा इंटरेस्ट क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि 2023 में आई बिगैन टू रियलाइज. बिफोर दैट मीन्स डेट के पीछे, बॉन्ड्स के पीछे गवर्नमेंट होती है. हाँ, इशूइंग अथॉरिटी सवरेन डेट है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट सवरेन डेट, नॉट कॉर्पोरेट डेट. कॉर्पोरेट डेट आई डोंट डील विद. Sovereign debt में sovereign debt. गवर्नमेंट है, हाँ. and we are trusting that government. We are trusting that, and when we trust that government, we are trusting the overall पूरा economy of that country. Yes, yes. Sovereign debt issued in its own currency cannot default. No, मतलब we have seen the sovereign bonds has been also defaulted. मतलब वो Greece फिर for an example. हाँ, वो फिर कंट्री डिफॉल्टेड. हाँ, कंट्री ने अभी बांग्लादेश करेगा वो. जब उन्होंने लेट से अदानी को बिजली का बिल नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया? देव थ्रेटन विल इन्वोक सवरेन गारंटी. सवरेन गारंटी इन्वोक करना इज अ ह्यूज स्लैप ऑन द फेस फॉर एन इकोनॉमी. तो हमारा वाला नहीं जा रहा उस डायरेक्ट, आसपास भी नहीं है. सो द रीज़न इशूअर इज द गवर्नमेंट ऑन सवरेन बॉन्ड्स. द रीज़न फॉर बाइंग इट इज़ बिकॉज यू बिलीव द इंटरेस्ट रेट इन द फ्यूचर इज गोइंग टू फॉल. In 2023, I felt the interest rates are too high. India will most likely be a developed economy. अगर नरेंद्र भाई की बात सुने तो 2047 में, बट चलो अगर अपना इंट्यूशन भी बोलूँ तो 2075 तक तो बन रहे हैं. तो इंडिया इज़ ऑन द जर्नी ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी. डेवलप्ड इकोनॉमी ने एवरेज 2% का इंटरेस्ट रेट शो किया है. अगर हम वाकई में डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे, ये जो हमें 7-7.5% पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इशू कर रहा है, ये एक दिन 2% के हिसाब से आएगा. और उस समय मैं ये जो बॉन्ड्स खरीद रहा हूँ, मैं उस समय उनको बेच दूंगा. इसलिए डेट इज अ थिंग. एंड आप बता रहे थे कि हाउ यू गॉट इनटू डेट. इसीलिए बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स मुझे लगा कि इन्फ्लेटेड है ग्लोबली बिकॉज ऑफ अ शॉर्ट टर्म. व्हाट आई वाज थिंकिंग वुड बी अ शॉर्ट टर्म इवेंट वाज रशिया यूक्रेन वॉर. वो अभी होते होते 3 साल हो गए, दैट्स अनदर थिंग. बट रशिया यूक्रेन वॉर 2022 में स्टार्ट हुआ. 2023 में अ लॉट ऑफ कंट्रीज स्टार्टेड रियली हाइकिंग अप देयर इंटरेस्ट रेट्स विच मेड बॉन्ड्स वेरी चीप फॉर अस. तो मैंने उनको आई स्टार्टेड मे बी सॉर्ट ऑफ लाइक अ SIP ऑन G-Sex, एंड आई क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ बॉन्ड्स विद द क्लियर इंटेंशन कि जब भी हमारा पॉलिसी 5% के नीचे डिप होना स्टार्ट हो जाएगा या 4% के नीचे डिप होना स्टार्ट हो जाएगा, आई विल स्टार्ट सेलिंग देम इन द सेकेंडरी मार्केट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल गेन. सो एक और एसेट क्लास है जो आज की डेट में काफी पॉपुलर है, दैट इज क्रिप्टो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिप्टो? वो किस सेगमेंट में पॉपुलर है? ओके. अगर लेट अस से फॉर एग्जांपल कोई डॉलर बिलियनर है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ नहीं है. अगर कोई म्यूचुअल फंड है, हेज फंड है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, वहाँ नहीं है. अगर कोई इंस्टीट्यूशनल प्रोप्राइटरी ट्रेडर है, वहाँ नहीं है. नो ऑफिशियली रेगुलेटेड या रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ या इंडिविजुअल के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ है. हाँ, यस. वो पॉपुलर, उसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट है बट बहुत कम पैसा है. सो मेरा पॉइंट है कि जब हम मार्केट में किसी चीज़ की पॉपुलैरिटी को ट्रैक करते हैं, वी सिंपली हैव टू सी उसके पीछे पैसा कितना लगा है, ना कि कितने लोग लगे हैं. अगर बहुत सारे लोगों ने 100 रुपये डाल दिया हुआ है, इट मीन्स नथिंग. हाँ, अगर लोग अपने घर का सेविंग उठा के डाल रहे हैं तो देन वी नो कि दिस सिक्योरिटी इज़ समथिंग रियली क्रिटिकल. तो सीधी सी बात है, हाँ, हमें वो करना चाहिए कि जो हमारा रेगुलेटर इन मामलों में बोलता है. आई हैव अ डिफरेंस ऑफ व्यू विद द करंट रेगुलेटरी थिंग, बट इन जनरल आर रेगुलेटरी इन फाइनेंस इंडस्ट्री इज टू हाई. इंडिया होगा डेवलपिंग इकोनॉमी, बट हमारा फाइनेंशियल रेगुलेशंस आर वर्ल्ड क्लास.
और किसी को अगर डाउट हो रहा होगा तो बन जाना आरए या सब ब्रोकर, आपको पता चलेगा कितने डॉक्यूमेंट्स बन लगते हैं. आर रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. और अगर हमारा रेगुलेटर ही बोल रहा है, यानी कि अगर मैं धन के ऐप में जाके क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, तो मैं जाके खोज के क्रिप्टो ट्रेड करूँ, ये क्या बात हो गई यार. ठीक है, आप किस प्लेटफॉर्म को दे रहे हो? जब प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड नहीं है, वो एसेट क्लास आपके रेगुलेटर्स पे रेगुलेटेड नहीं है, तो एक इंडिविजुअल को इतना भी नहीं पता क्या कि अगर उसका पैसा लॉस हो गया, देयर इज़ नो कोर्ट, नो पुलिस, नथिंग फॉर हिम. बट एक इसके फेवर में एक पॉइंट बोला जाता है, बिकॉज नाउ दिस इज द इसके जो गेन्स हैं टैक्सेबल हैं, बिकॉज इट इज टैक्सेबल दैट मींस इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल. ऑफ कोर्स नॉट यार. लेट अस से फॉर एग्जांपल आप नॉर्कोटिक्स में पेडलिंग कर रहे हैं, अगर आपने उसमें टैक्स नहीं दिया ना, तो एक दूसरा डिपार्टमेंट आप पे केस करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीएसटी, ये दूसरा डिपार्टमेंट आप पे टैक्स करता है. बट नार्कोटिक्स के लिए आप अभी भी क्रिमिनल है. सिमिलरली टैक्सेबल डज नॉट मेक इट लीगल और रेगुलेटेड. हमारा कंसर्न क्या है, सिंपल ऑब्जेक्टिव है, मैं अगर अपना पैसा लगा रहा हूँ, मैं उस सिक्योरिटी पे लगा रहा हूँ जिसको हमारे रेगुलेटर्स रेगुलेट करते हैं. अगर रेगुलेटर ही रेगुलेट नहीं कर रहा, वो जस्ट एक फ्रीली फ्लोटिंग एक सिक्योरिटी है, तो उस पर मैं क्यों लगाऊंगा. एंड अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि उस पर ग्रोथ रेट मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आई एम टेलिंग हिम वेलकम टू ऑप्शंस. जितना वो घूमता होगा, जितना भी वो बिटकॉइन घूमता होगा, आई एम टेलिंग यू, बैंक निफ्टी का ऑप्शन उतना परसेंटेज चेंज आपको सुबह सुबह आधे घंटे में देगा. अगर आपको वाकई में परसेंटेज ग्रोथ ही चाहिए, लगाओ वहाँ पे लगाओ. वे कम से कम रेगुलेटेड तो है. अगर आपके ब्रोकर, अगर किसी का ब्रोकर चोरी करता है, तो वो जा तो सकता है कोर्ट में. इसके पीछे बैकिंग क्या है? लाइक हमने अभी डिफरेंट एसेट क्लास देखे, हमने किसी के पीछे टेंजिबल सब्सटेंशियल बैकिंग देखी. ये डेरिवेटिव्स इसके बारे में. व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिप्टो और लेट्स से बिटकॉइन, आई डोंट सी अ गवर्नमेंट, आई डोंट सी अ कमोडिटी, आई डोंट सी अ बिजनेस डिमांड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. व्हाट एग्जैक्टली एनर्जी बैक्ड होता है ये. नो, वो भी हम लोगों ने इनडायरेक्टली एनर्जी yes बिल्कुल माइनिंग करते हैं. yes बट स्टिल नोबडी उसका डिमांड या सप्लाई. अभी आज की डेट में बिटकॉइन का प्राइस आई थिंक $90,000 अराउंड कुछ तक पहुंच गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वो $90,000 $60,000 से $90,000 पहुंचा. तो वो क्यों पहुंच गया? क्या ज़्यादा कब एनर्जी वर्ल्ड में कम प्रोड्यूस होना चालू हुई है इसलिए? नहीं, I mean, you see, the hypothesis is that people believe that fiat currencies are not good, जो इसके proponents हैं. And Bitcoin offers a solution to the problems created by fiat currency. And the problem created by fiat currency is that it can be printed by an institution. And if people lose trust in that institution, essentially it will result in losing trust in the fiat currency. ये reasonable hypothesis है. No, मतलब this is against the concept of social contract by Thomas Hobbes. We believe in that institution and we all do a social contract. जैसे हमारा constitution है, that is a social contract between all the people in the country. And we believe in the institution of parliament, the executive, the legislature. And उन्हीं से ही फिर निकल के बाकी के इंस्टीट्यूशन भी बने. तो दिस बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली challenges the thesis of social contract then. नहीं, it is just shifting the social contract to another authority. Okay. What they claim is perhaps a decentralized, uncontrolled, objectively driven authority. I don't understand that yet. So if that blockchain is a thing, this is a decentralized mechanism to put, it's a decentralized register. Basically यहाँ पे आपका notes लिए जा रहे हैं, किसने कितना क्या ट्रांजेक्शन किया. ठीक है, वो चीज़ बनी है, ब्लॉकचेन बनी है, उसके बहुत मल्टीपल एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं. Even if that is, why should I go and buy Bitcoin? And why should I invest and trade in? We should only buy Bitcoin is the day our regulators tell us that you can buy Bitcoin. We have to outsource certain decisions to certain people. The regulator of India would be in touch with the regulator of El Salvador also, who owns I don't know how much Bitcoin. Regulator of Bhutan also, they own 1/3 of their
GDP is Bitcoin, and they would be in touch with other regulators also who have discredited Bitcoin, या crypto in general. So let this kind of a strategic macro decision अगर हम अपने regulators पे छोड़ दें, जिस दिन उन्हें लगेगा कि safe है तो they will instruct the brokers कि kindly include Bitcoin or Dogecoin or any other thing in your platforms. अगर देखिए आपको पैसे कमाने से अगर मतलब है, मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, अगर आप किसी चीज़ पे 10 करोड़ नहीं लगा सकते तो 10,000 भी मत लगाइए. आप एक आप एक स्किल डेवलप कर देंगे और उसका मार्केट नहीं होगा. ठीक है, आज की डेट में जो मेरे जानकारी में जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने क्रिप्टो में पैसा लगाया है, मोस्टली दे हैव पुट मनी इन एप्लीकेशंस विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय इंडियन अथॉरिटीज़. उनको जो भी गेन दिखा होगा वो स्क्रीन पे दिखा, उन्हें जो भी लॉस दिखा वो स्क्रीन पे दिखा, बट जब पैसा विड्रॉ करने गए तो कुछ नहीं मिला. दिस इज़ थेफ्ट. तो कहाँ का डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी हो गया ये, जब चोरी कर लिया डीमैट अकाउंट से ही, डीमैट अकाउंट पे कंट्रोल नहीं कर पाए और इकोनॉमी चलाने जा रहे हो. इतना ईजी है क्या पैसा जैसे रोल आउट कर देना? इट माइट बी अ कॉन्सेप्ट बट मे बी इट इज़ टू सून फॉर अस एज अ कॉन्सेप्ट, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ट्रेड अगर हमारा रेगुलेटर उसके अगेंस्ट एक स्टैंस लेता है. एंड वी शुड आई थिंक रिस्पेक्ट दैट. ट्रांसपेरेंसी इज वेरी मच an important thing. एंड आप उसको भले कितना डिसेंट्रलाइजेशन बताएं, लेकिन ये उतना ही ओपेक है, उतना ही नॉन ट्रांसपेरेंट है. जिसको M1 M2 M3 M4 ये मनी सप्लाई पढ़ना आता होगा ना, उस ही इज दैट इकोनॉमिस्ट और दैट इंडिविजुअल, उनके लिए RBI भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट है. वी आर वेरी क्विक एट सेइंग समथिंग इज़ गुड और बैड, बट मैं बस अब जो हमें देख रहे हैं, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जैसे मराठी में हम लाइकी बोलते हैं, तुम्हारी लाइकी क्या है टू कॉल समथिंग गुड और बैड? एक चीज़ पता नहीं कितने सालों से चल रही है, तुमने गुड और बैड बोल दिया और अपना पैसा भी लगा दिया, और फिर उसके बाद हाहाकार भी मचाया जब नहीं मिला पैसा वापस. दिस इज़ बेसिकली द सोशली एक्टिव कम्युनिटी इज़ डूइंग व्हाट दे आर सपोज टू डू, मेकिंग मिस्टेक्स विच इज़ अ गुड थिंग. वो सीख के फिर रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही आएंगे. सदियों ने बताया है कि स्टेट हैज ऑलवेज वर्क, द सोवरेन हैज ऑलवेज वर्क. पहले सिटी स्टेट्स हैं, आज की डेट में नेशन स्टेट है. आगे जाके इस स्टेट का कुछ शायद बदल सकता है. जैसे वो बोलते हैं ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ हो जाए, हु नोस. हो सकता है. मतलब यूरोपियन यूनियन एक अपने आप में बना है, यूनाइटेड नेशन बनने की कोशिश करी थी. आज की डेट में नेशन स्टेट एज अ कॉन्सेप्ट चल रहा है एंड इट्स वर्किंग वेरी वेल. सो लेट्स जस्ट बिलीव इन दैट नेशन स्टेट एंड ट्रस्ट दोज इंस्टीट्यूशंस. करेक्ट. So that was about this asset class. आपका एक और इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे पता चली थी जब मैं आपसे पहले बात कर रहा था, दैट यू आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ चेस. नहीं वो तो चलिए, वो तो एक जब हम बात कर रहे थे वो आई वाज जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड लाइक क्या वो चेस का एप्लीकेशन यहाँ की आप जब ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं सब चीज़ों को देखते हैं, क्या यहाँ पे कुछ आप उनको अप्लाई करते हैं कुछ? आई डोंट नो इफ देयर इज एनी कोरिलेशन. चेस इंसिडेंटली मैंने सीखा था जब मैं अप्रॉक्सीमेटली 25 या 26 साल का था. मुझे बचपन में नहीं आता था. एंड मैं हॉस्टल में था पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, एंड सम फ्रेंड्स वर प्लेइंग एंड आई वाज लाइक यार मुझे भी सिखाओ. एंड व्हाट हैपेंड इज़ दैट कि मैं देख रहा हूँ कि ओके फर्स्ट मूव में देयर आर 20 पॉसिबिलिटीज़, जस्ट फर्स्ट मूव में 20 पॉसिबिलिटीज़ हैं, सेकेंड मूव में मे बी 25 हैं, थर्ड मूव में भी 50 हैं. तो मैं पहले बैठ के ये सोच रहा हूँ कि द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल प्ले द बेस्ट फर्स्ट मूव इज़ 1 out of 20. द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल प्ले द बेस्ट सेकेंड मूव इज़ इतने. तो यानी कि द प्रोबेबिलिटी दैट आई एम गोइंग टू प्ले इन द बेस्ट मूव्स इज कमिंग इन लाइक 1 in like maybe ट्रिलियंस में आ रहा है यार वो नंबर. तो what I'm understanding कि जब इतना लो probability of playing good moves, then how are the best players in the world repeatedly playing good moves? How are they beating trillions of possibilities to narrow it down to 10, 15, 20 good candidate moves that they can play? So when I explored into this subject, तो कुछ लोग बोले थे वो कैलकुलेट बहुत बढ़िया करते हैं. मैंने बोला कितना ही करता होगा यार, मतलब ट्रिलियंस की पॉसिबिलिटीज़ तो पहले 25-30 मूव में दिख रही हैं, तो कितना ही कैलकुलेट करता होगा. And it was sort of like an enigma, a mystery for me कि how are they doing it? And I never really liked the game so much as the fact that there is a person or a group of people who are repeatedly playing one of the best moves, is repeatedly picking the needle from the haystack. Yeah, how are they doing that?
फिर मैं पहले ऑनलाइन वगैरह गया, मैं बोला ऑनलाइन मुझे कोई आंसर नहीं मिला। फिर मैंने एक्चुअली पैसे दे के बुक्स खरीदे एंड मैं उनको पढ़ने लगा। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग थिंग्स लाइक कंट्रोल द सेंटर, इफ़ द सेंटर इज़ क्लोज्ड अटैक द फ्लैंक्स, इफ़ द अपोनेंट किंग इज़ इन द सेंटर सैक्रिफाइस अ पीस, इमीडिएटली कासल योर किंग। एंड दीज आर ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स। कोई ये नहीं बोल रहा हाथी इधर चलाओ घोड़ा उधर चलाओ, ये नहीं बोला। कंट्रोल द, ये 4 स्क्वायर पे देखो, यहाँ पे पीस डालने की कोशिश, किंग को कोने में लाओ। एंड बिलीव इट और नॉट, द मिनट आई डिड दैट to reasonable extent, I literally beat everyone who taught me how to play chess without any calculations. If there is an open file, put a rook there. Before placing a piece, just check वो कहीं capture तो नहीं हो रहा है। बस इतना सही check करने में I started beating maybe 90 percentile of the audience. And then I understood that the top thinkers are not thinking move by move. उनके दिमाग में एक story चल रहा है। मतलब वो हमारे लिए चेस इज़ अ सीरीज ऑफ मूव्स, उनके लिए इट इज़ अ बुक जिसका चैप्टर वो रीड कर रहे हैं। मेरा पॉइंट है कि नहीं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, ये पॉइंट बहुत सही लगा कि वो मूव में हमारे लिए एक सीरीज है और हाँ, उनके लिए वो एक स्टोरी है। उसको थोड़ा यस, जैसे से फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर एग्जांपल जनरल स्टैंडर्ड शुड बी कि वी शुड कंट्रोल द सेंटर इन द ओपन। अगर ये मैं थ्योरी बोलता हूँ और आप ए पॉन एच पॉन बिल्कुल कोने के पॉन्स भगा रहे हो, तो वो बंदा ये नहीं देखेगा कि ये गलती कर रहा है। वो बोला अरे ही इज़ नॉट कैप्चरिंग द सेंटर, आई विल कैप्चर द सेंटर। द नेक्स्ट थिंग शुड बी योर किंग शुड बी कासल्ड। आप किंग कासल नहीं कर रहे हो, वो बोलेगा ओके आई विल कासल माई किंग एंड पुट हिम टू सेफ्टी, दिस पर्सन हैज़ नॉट कासल्ड। अब उसके बाद आप एक और गलती कर देते हो, आपने मे बी एक पीस को गलत कोने में डाल दिया, बोला ये दिस पीस इज आउट ऑफ प्ले, ही हैज़ नो कंट्रोल ऑन द सेंटर, दिस गाइस किंग इज़ नॉट कासल्ड, आई एम गोना किल हिम नाउ। एंड वो एक अटैक मोड में ही आ जाएगा। आपने बहुत सारी गलतियाँ कर दी हैं। Now he's just going to go after you, and then he's searching for combinations for attacking. So first that person is, बहुत rarely are they becoming very tactical. मैं आपको एक और point इस पे देता हूँ। In before actually coming to trading, I was actually contemplating taking up poker as a career. Okay. Because I felt कि what can I do with my job, तो मुझे poker पे ही मैं आ रहा था। And one of the supporting arguments that I found in this was there is something which is known as World Series of Poker. सॉर्ट ऑफ लाइक चेस चैम्पियनशिप जो हमारे इधर अभी चल रहा है चेन्नई में, या फिर वर्ल्ड कप हो गया टाइप्स। और वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर में फ्री एंट्री है फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मिलियंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेट, या मिलियंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन इट। ठीक है, फ्री एंट्री है, आप आइए। अगर आपने पैसा दे दिया तो शुरू के कई राउंड्स आपको वो आगे कर देते हैं इफ़ यू पे। पर जिनके पास पैसा नहीं है, इवन दे ओपन फॉर द वर्ल्ड। 9 people make it to the final table, and what they found is that the 9 people who made it to the final table was from a common pool of 100 people. मतलब एक 100 लोगों का सेट था जिसमें से बारी बारी करके 9 लोग आते थे और उस 100 के बाहर नहीं आते थे। इतने सालों में उनका डोमिनेशन था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हाँ, अगर इतने बंदे, अगर इतनी पॉसिबिलिटीज़ थी, अगर सब कुछ रैंडम नहीं था, तो यही 100 का सेट बार बार क्यों आ रहा है? मतलब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल से बोल दिया कि यहीं से आ रहा है। और अगर गलती से कोई आ भी गया तो वो बाहर हो जाता है, वो जीतता ही नहीं है फाइनल टेबल पे। तो फाइनल टेबल के विनर्स वर फ्रॉम अ प्रिडिक्टिव सेट ऑफ पीपल। इन 2000, मतलब मेरा पैशन पोकर का ऐसा था, इन 2011-12 आई वेंट टू स्वीडन टू वर्क इन अ गैम्बलिंग कंपनी, एंड देयर आई मेट सम पोकर प्लेयर्स जो वहाँ के पीपल कंसिडर रियली गुड, एंड दे हैव अ फिनोमिनल इंटेलेक्ट यार। उनका इंटेलेक्ट, उनका इंटेलिजेंस इज एट अ लेवल यू कैन नॉट मैच। उनका स्टेटमेंट्स, द वे दे आर थिंकिंग, उनका प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच टू एवरीथिंग, उनके लिए राइट रॉन्ग ही नहीं है कुछ। अगर आपने स्टेटमेंट ऐसा दे दिया जिधर ऑड्स उनको लग रहा है सही नहीं है, दे विल टेक अ बेट, इट डजेंट मैटर इफ इट इज़ पोकर और एनीथिंग। सो द वे आई जस्ट रियलाइज कि यू नो they are just thinking it, they're looking at it differently only. There's an element of skill involved here. And this is what I felt कि that we should not, मतलब जो पॉपुलर ओपिनियन है कि ये गैम्बल है, वो गैम्बल है, गैम्बल सिर्फ और सिर्फ कसिनो में होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि अपसाइड डिफाइंड है, यानी कि आप लूज़ करते टाइम 100 रुपये लूज़ करेंगे, गेन करते टाइम 99.5 रुपीज़ गेन करेंगे। जैसे आप रशियन रूलेट करेंगे तो अगर आपने नंबर 25 चूज़ कर लिया और 25 ही आ गया, ये डिफाइंड है कि आपको कितना पैसा आना है। ठीक है,
बट पोकर में, ट्रेडिंग में, कहीं पे भी जहाँ अपसाइड डिफाइंड नहीं हो गया ना, इट्स एन एलिमेंट ऑफ स्किल. क्योंकि अब अपसाइड डिफाइंड नहीं है. जहाँ पे अपसाइड डिफाइंड हो जाता है ना, दैट इज़ वेयर द गैम्बल इज़ बिगिनिंग. वहाँ पे आप गैम्बल ले रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट कि देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ स्किल इन दीज थिंग्स, एंड आई स्ट्रांगली कंसिडर्ड पोकर. आई इवन चेस, नॉट एज अ करियर. चेस वॉज मोर लाइक कि ले कैसे रहा है रिपीटेडली गुड मूव्स. एंड देन पोकर बिकेम, बिकॉज वहाँ पे मनी एक्सचेंज हो रहा था, देन आई अंडरस्टूड इट्स नॉट, कार्ड्स आर इंपॉर्टेंट, बट कार्ड्स डिपेंडिंग ऑन वेयर यूर सिटिंग इज इंपॉर्टेंट. आप डीलर हैं कि आप अंडर द गन हैं कि आप बिग ब्लाइंड हैं, स्मॉल ब्लाइंड. आई अंडरस्टूड रेंजेस. आई अंडरस्टूड अगर ये अपोनेंट हम खेल रहे हैं, मैं एक चाल चलता हूँ, आप वापस चाल चलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ये चाल चलता है, फिर से चाल चल रहे हैं, फिर से ये चाल चलता है. आई बी लाइक बॉस, इस बंदे का ट्रेडिंग रेंज, पोकर हैंड रेंज बहुत वाइड है, ये कोई भी पत्तों पे खेल रहा है. अगली बार ये चाल चलेगा ना, मैं इसे 4 गुना रेस करूँगा, क्योंकि ये कोई भी पत्तों के साथ खेलता है, क्योंकि ये इतना कैसे खेल रहा है. अगर मैं ये बना दूँ कि मैं सिर्फ अच्छे पत्तों के साथ खेलूँगा, तो जैसे प्रोबेबिलिटी कि आपको कितने अच्छे पत्ते आने चाहिए. बट अगर आप वो नंबर ही एक्सीड करना स्टार्ट कर रहे बैठ के अपने बिहेवियर में, तो मैं बाकी सबको इग्नोर कर दूंगा. आई बी लाइक ये बंदा ओवर बैटिंग कर रहा है, ही इज़ अ लूज गैम्बलर. आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिज रेजेस और बेट्स सीरियसली. एंड मेरे पास सेमी स्ट्रॉन्ग हैंड भी होगा ना, आई विल गो आफ्टर यू. नाउ यू मे बी यू माइट विन, बट एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल आई एम गोइंग टू गो आफ्टर यू. And when I do that, either you are going to start playing tight or you are going to go out of the table, because वो identify हो चुका है, you are betting more than you should for the position you are at. So ये real time assessment करना, जब मैं ये actually करने लगा, I found it कि मेरे में इतना intellectual capability नहीं है, मेरा mental fitness ही इतना नहीं है कि मैं इतने घंटों तक इतना alert रह सकता हूँ. कई बार मैं आधा 1 घंटा absolutely top of the game में होने के बाद बिल्कुल ही tilt पे जा रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ. सो आई रियलाइज दिस इज़ टू टफ. इसमें वेरिएंसेस बहुत ज़्यादा है. मेरा जो बैचमेट है, ही इज़ अ प्रोफेशनल पोकर प्लेयर. सो उसका साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, इज मेडिटेटिंग, हिज फिटनेस इज ऑफ अ मच हायर लेवल. इट्स रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब. सो माई पॉइंट बीइंग दैट कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डिफाइनिंग व्हाट इज़ गैम्बल, व्हाट इज़ स्किल. ये थोड़ा सा जस्ट द रॉ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम. उनका सी डेफिनेटली इंट्यूशन. फॉर आई द पर्सन आई मेट, उसको ग्रेट डेन बोलते हैं, उसका टाइटल था ग्रेट डेन. ही वॉज डेनिश पर्सन इन स्वीडन एट द टाइम. हिज नेम इज गस हैंसन, वेरी पॉपुलर इन दैट रीजन. हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली वी डोंट फॉलो पोकर टू दैट एक्सटेंट, बट आई एम कॉन्फिडेंट इफ पीपल गूगल गस हैंसन. वो बंदे का पर्सनैलिटी देखोगे ना, इट्स लाइक आई डोंट लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो. द गाय लुक्स लाइक एन एथलीट. उसका बात करने का तरीका, द वे ही ओन्ड दैट प्लेस यार, ठीक है. इज़ नॉट अ मल्टी मिलियनर गलती से ऐसे ही कोई मतलब रोड का बंदा आया हुआ है लगा, ऐसा नहीं है जैसे हम इमेजिन करते पान खा रहा है ये का, वैसा स्टड. एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बियॉन्ड योर एवरेज पर्सन, दैट्स अ फैक्ट. मतलब दिस इज द वे दे फॉर्मुलेट द स्टेटमेंट्स, द प्रिसिशन. तो जो बंदा ऐसे बात कर रहा है वो कैसे सोचता होगा फिर, you know, it's a chain reaction. So in my opinion, it is a God gift. Your ability to observe what is happening, your awareness in a situation. मेरा आई थिंक माई स्किल इज़ मोर लाइक कि अगर मेरे पे कोई कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम नहीं है तो मैं बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ. बट अगर मुझे 30 सेकेंड्स के अंदर एक चाल चलना है, मे बी मैं सारा डेटा अपने माइंड में प्रोसेस नहीं कर पाता. एंड सो इट्स अ गॉड गिफ्ट फ्रॉम देयर एंड, lack of skill from my end, but I have a huge appreciation. So they have a lot of varied skill type. कोई बहुत बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई थिन है, कोई फैट है. उनमें बहुत वेरिएंस है, बट उन सब में एक चीज़ कॉमन है, दे आर जस्ट डीप लर्नर्स ऑफ द गेम. दे लव द गेम, दे नो द गेम, दे नो what is the correct thing objectively to do in this position, and that knowledge separates them from everyone else. और 99% of the people don't even know कि ये चीज़ें सीखने वाली हैं. Winning a poker is not a function of how much capital you bring on table, the risk appetite. It is, but 100 लोगों में ये common था क्या कि they have a large pool of money. No, आपको you don't have to put money. Everyone has given chips. डमी चिप्स हैं. इट्स अ टूर्नामेंट. आपको पैसे नहीं देने हैं. जो टेबल जीता वो नेक्स्ट राउंड में गया. जो टेबल, तो मतलब बैड बीट्स के कितने पॉसिबिलिटीज थे, बट फिर भी वहीं से आ रहे हैं. वो बैड बीट भी नहीं हो रहे हैं. It cannot happen that they are repeatedly there because they were only getting pocket aces.
दे वुड हैव गॉट रियली पथेटिक हैंड्स, बट दे वुड हैव आइडेंटिफाइड कि मैं पथेटिक हैंड भी इसके साथ खेलूँगा. उन्होंने एक पर्सन आइडेंटिफाई किया होगा, रिपीटेडली एक टेबल पे दे गो एंड दिस पर्सन आई एम गोइंग टू प्ले अगेंस्ट. तो ये तो मैं खेलूँगा क्योंकि ये मैंने डिफाइन किया था कि अगर मेरे पास एस किंग होगा तो मैं रेस करूँगा, ये तो मेरा हो गया. बट अगर ये खेलेगा ना, मेरे पास दुग्गी और सत्ती भी होगी तो भी मैं खेलूँगा. ठीक है. सो दे मेक अ प्लान अगेंस्ट अ पर्सन. दे रियली, इट्स अ ह्यूज थिंकिंग प्रोसेस. आई हैव ग्रेट अप्रिसिएशन फॉर देम. नाइस टॉकिंग टू यू सर. बहुत कुछ सीखने को मिला. नहीं, हमने thank क्या you. वेरीड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पे बात किया है एंड आई एम श्योर मेरे अंदर बहुत सारे अभी भी क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर हमें बात करना है. एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे कि एक और पॉडकास्ट करें और ये पूरा नॉलेज और एक पूरे नए सब्जेक्ट्स के ऊपर हम फिर से और बात करें. आई एम श्योर बहुत कुछ है अभी आपसे जानने को. सो थैंक यू वेरी मच सर. Thank you so नाइस much. टॉकिंग. Nice talking to you. Thank you. Thanks a lot.